नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानी यूनिवर्स, जहां हर कहानी बनती है एक नया ब्रह्मांड। आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैंटेसी जर्नी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी कहानियों की असली यूनिवर्स। डिस्क्लेमर: ये सिर्फ एक समराइज्ड एक्सप्लेनेशन है। ओरिजिनल स्टोरी के सारे अधिकार ऑथर के पास हैं। कहानी यूनिवर्स, अनऑथराइज्ड रीअपलोड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तुम वही हो जो मौत की तलाश में हो। तुरंत हाथापाई शुरू हो गई। इस प्रभु स्तर के राक्षस शव के सामने कोई भी तर्कसंगत नहीं रह सकता था, और यदि वे रह भी सकते थे तो वे अब रतरंजित थे। ओल्ड वान, जियोबू को ले जाओ और स्नाइपर राइफल और मशीन गन स्थापित करने के लिए जल्दी से पास में एक ऊंची इमारत ढूंढो। कप्तान, हम किसे गोली मारेंगे? सभी को गोली मारो। जैसे ही गोलियों की आवाज फिर से सुनाई दी, चीखें और गालियां अंतहीन थी और सड़क पर पहले से ही अराजकता थी। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आसमान में खून जैसी लाल रोशनी चमक रही है, जो शहर के ऊपर आ रही है और मडरा रही है। यह एक रक्त लाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट था, जिसमें चिकनी रेखाएं थीं, जिससे हमला करने के लिए तैयार एक भयंकर उड़ने वाले राक्षस का आभास हो रहा था। अध्याय 18, हॉर्न का आगमन, डोमेन बनाम प्राचीन पवित्र शारीरिक घटना। वाह! इसके बाद जैसे ही रक्तलाल त्रिकोणीय फाइटर जेट का हैच स्वचालित रूप से खुला, एक आकृति अंदर से बाहर निकली। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा था। उसने काली पतलून और काली जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाल तीखे कटे हुए थे। उसका पूरा अस्तित्व एक लंबे भले की तरह था, जो आकाश को भेदने पर आमादा था। उसके चेहरे से पता चलता है कि काले कपड़े पहने वह आदमी लगभग 20 साल का लग रहा था। हालांकि यह आभा स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य युवा के पास हो सकती थी। ये श्रेष्ठता की स्वाभाविक भावना थी, मानो वह पूरी दुनिया से ऊपर खड़ा हो। जो व्यक्ति आया वह हॉर्न था, दुनिया के सबसे मजबूत विशेषज्ञ। वह गॉड पैलेस के पहले वक्ता, दुनिया के निर्विवाद नंबर 1 व्यक्ति। महान निर्वाण काल से लेकर अब तक हॉर्न की ताकत और स्थिति हमेशा निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ रही है। यदि 5 प्रमुख शक्तियों में राष्ट्रपतियों और अन्य हस्तियों की शक्ति उनके पूरे राष्ट्र के समर्थन से आई, तो हॉर्न की स्थिति और शक्ति स्वयं से आई। वह अकेले ही एक प्रमुख शक्ति के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली था। उनकी व्यक्तिगत शक्ति पहले ही सांसारिक सीमाओं को पार कर चुकी थी। मानव समाज के अब तक जीवित रहने में हॉर्न का योगदान बिल्कुल निर्विवाद है। एक कदम उठाते हुए वह हैच से बाहर चला गया, शून्य क्षेत्र में खड़ा हो गया। उसी समय उसकी नजर दूर एक गगनचुंबी इमारत की छत पर पालथी मारकर बैठी सुनहरी आकृति पर पड़ी। उस चमकदार सुनहरी रोशनी के भीतर गड़गड़ाहट और बिजली की हल्की सी आवाजें आ रही थीं। आशा के अनुसार हॉर्न की निगाहें थोड़ी संकुचित हो गईं, मानो कुछ आंतरिक संदेह की पुष्टि कर रही हों। जब उन्हें पता चला कि ली किंगडेक्सू ने युद्ध के देवता तक सफलता हासिल कर ली है, तो उन्होंने प्राइमेरियल विजडम फाइटर जेट के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ली किंगडेक्सू से संबंधित सभी उपलब्ध डेटा और फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया। कल्याण संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगे कैमरे ने उसे तभी कैद किया जब वह छोटा था और अचानक दरवाजे पर आ गया, लेकिन फुटेज को कितना भी धीमा कर दिया गया हो, यह निर्धारित करना असंभव था कि वह कैसे दिखाई दिया। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने निष्कर्ष निकाला कि 99% संभावना है कि ली किंगडेक्सू पृथ्वी से नहीं था। अब वह अपनी आंखों से जो देख रहा था उसने इस बात की पुष्टि कर दी। वह सुनहरी ऊर्जा उस प्रभाव से बहुत दूर थी जो पृथ्वी पर गुप्त नियमावली को विकसित करके प्राप्त किया जा सकता था, और यह अभी भी मजबूत हो रही थी। क्या ब्रह्मांड में लोग इसी प्रकार खेती करते हैं? हॉर्न ने चुपचाप देखा। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि क्या हो सकता है, क्योंकि वह समझ सकता था कि ली किंगडेक्सू द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा अभी तक ग्रह स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन नीचे शहर से आ रहे शोर ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। हॉर्न ने अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया और लगभग अश्रुव्य ठंडी खर्राटे निकाली। लगभग तुरंत उनके पैरों से लगभग 1 किलोमीटर नीचे सड़क पर सभी लड़ाकू मार्शल कलाकार स्तब्ध लग रहे थे। उन्हें केवल अपने सिर में दहाड़ महसूस हुई और आसपास की दुनिया पूरी तरह से विकृत हो गई। वे शत्रु जिनसे वे लड़ रहे थे दृष्टि से ओझल हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई है। प्रकाश का कोई निशान नहीं है, केवल अंधकार रह गया है। इस काली दुनिया के सबसे चमकदार केंद्र पर एक काले बालों वाला आदमी खड़ा था। वह एक देवता, एक सर्वशक्तिमान देवता की तरह लग रहा था। इस अंधेरी दुनिया में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट विरोध करने की इच्छा नहीं रख सकता था। वे प्रतिरोध का विचार भी नहीं सोच सके। मार्शल आर्टिस्टों का यह समूह वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह था। उनका जीवन और मृत्यु उनके नियंत्रण में नहीं थे। स्क्रैम! उन सभी के मन में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। जैसे ही आवाज धीमी हुई, अंधेरी दुनिया में फंसे सभी मार्शल कलाकारों ने पाया कि उनके चारों ओर का अंतहीन अंधेरा गायब हो गया और उनके पिछले दुश्मन उनकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गए। लेकिन अपने शत्रुओं की मौजूदगी के बावजूद किसी ने भी दूसरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हर किसी को एक मानसिक दबाव महसूस हुआ, जैसे चींटियों को एक दिव्य हाथी का सामना करना पड़ रहा हो। काले बालों वाले आदमी के सामने हर कोई खुद को धूल के समान छोटा महसूस कर रहा था। मुख्य शहरी क्षेत्र में लड़ाई या चिल्लाने की कोई आवाज नहीं थी, केवल तेज कदमों की आवाज तेजी से दूर जा रही थी। हर कोई अपने सिर झुकाकर तेजी से भागा, यहाँ तक कि उन राक्षसी सामग्रियों की भी परवाह नहीं की जो उन्होंने पहले एकत्र की थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई राक्षसी जानवर उनके पीछे आकाश में था और ठंडी आंखों से उन्हें घूर रहा था। सिटी नंबर 026 का मुख्य जिला एक बार फिर खामोश हो गया। आकाश में हॉर्न को छोड़कर और ली किंगडेक्सू, जो अभी भी गगनचुंबी इमारत की छत पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करके खेती कर रहे थे। लगभग 500 मीटर दूर आकाश में अकेले खड़े होने उसे परेशान नहीं किया। डोजो ऑफ लिमिट्स फाइटर जेट्स जो स्थान की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें कॉकपिट के अंदर अचानक आवाज आने से वापस बुला लिया गया। कई घंटे बाद गगनचुंबी इमारत की छत पर शानदार सुनहरी रोशनी फैल गई। आप बहुत अजीब हैं। सिटी नंबर 026 पर एक शांत आवाज, जिसमें जिज्ञासा का संकेत था, गूंजी। इस समय उगता सूरज अभी निकला था, अभी तक अपनी चमक नहीं दिखा रहा था। पूरी दुनिया में ऐसा लगता था कि केवल एक ही व्यक्ति था, छोटे काले बाल, काली जैकेट और काली पतलून वाला आदमी। अकेले उनकी टकटकी ने लोगों को अंदर तक ठंडक का एहसास कराया, प्रतिरोध के किसी भी विचार को दबा दिया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र देवता था। उसके पीछे एक रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट लटका हुआ था। ये बिल्कुल अलग दाव है, हॉर्न। हालांकि ली किंगडेक्सू के कपड़े थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वे उसकी अलौकिक अमर जैसी आभा को छिपा नहीं सके। जैसे ही उसने शून्य क्षेत्र में कदम रखा, एक के बाद एक कदम, जैसे कि वास्तविक सीढ़ियों पर चल रहा हो, वह काले कपड़े पहने आदमी हॉर्न के सामने खड़ा था। क्या आप ब्रह्मांड से आए इंसान हैं? हॉर्न ने पूछा। नहीं, मैं एक पृथ्वीवासी हूँ। ली किंगडेक्सू की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। जब वह स्वर्ग को ढकने गया, तो वह स्वर्ग को ढकने के भीतर पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और निगले हुए तारे की दुनिया में पहुंचने पर वह भी पृथ्वी पर प्रकट हुआ। धरती का एक सच्चा इंसान। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हॉर्न की आंखों में क्षणिक आश्चर्य झलक उठा। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि ली किंगडेक्सू वास्तव में एक पृथ्वीवासी होगा।
यदि ऐसा था तो उसके पिछले कुछ तरीके अनावश्यक थे। क्या हम आपकी सुनहरी रोशनी आजमाएं? अचानक हॉर्न ने हल्की सी मुस्कान प्रकट की। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि ली क्विंगशू किस साधना पथ का अनुसरण कर रहा है। इसके अलावा वह अलौकिक अमर जैसी आभा महान निर्वाण काल से पहले कुछ पुस्तकों में दर्ज अमर स्वर्गारोहण से मिलती जुलती थी। अमर स्वर्गारोहण के लिए साधना। इसने सचमुच जिज्ञासा जगा दी। ठीक है, मैं भी आपके डोमेन के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। ली क्विंगशू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा कहा जाता है कि डोमेन को विशाल ब्रह्मांड में भी एक बहुत ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कि एक यूनिवर्स रैंक विशेषज्ञ जो संपूर्ण आकाशगंगा में केवल एक बार पैदा हुआ हो, जरूरी नहीं कि उसके पास अपना स्वयं का डोमेन हो। फिर भी हॉर्न के पास पहले से ही ग्रह स्तर पर एक डोमेन था और उसने दशकों तक डोमेन दायरे में खेती भी की थी। बूम! अचानक ली क्विंगशू के शरीर के भीतर विशाल महासागर उमड़ पड़े और बिजली आपस में जुड़ गई। उसके पहियों के सागर से सुनहरे सूरज की तरह एक चमकदार चमक फूट पड़ी। उसके काले बाल नाच रहे थे, उसका शरीर बिल्कुल साफ था और वह शांत और शांतिपूर्ण देवता जैसा लग रहा था। चूंकि वह हॉर्न के डोमेन का अनुभव करने जा रहा था, इसलिए उसे प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी वास्तविक क्षमताओं को सामने लाने की आवश्यकता थी। कड़वे सागर के केंद्र में दिव्य शक्ति का स्रोत ज्वालामुखी की तरह उभर रहा था, जो लगातार सुनहरी दिव्य चमक बिखेर रहा था। उसके आंतरिक अंग और हड्डियां सभी चमकदार दिव्य चमक की परत से रंगे हुए थे। उसी समय दावशास्त्र स्वचालित रूप से प्रसारित हुआ, जैसे नदियां समुद्र में लौटती हैं, जैसे सभी चीजों की पुनर्प्राप्ति। धीरे धीरे दिव्य तेज उनके शरीर से बाहर निकलकर उनके पीछे के आकाश को एक शानदार सुनहरी रोशनी में रोशन कर रहा था। स्पष्ट रूप से एक आकृति 9 स्वर्गों के ऊपर बैठी थी, जो बादलों और धुंध से घिरी हुई थी, सभी जीवित प्राणियों को देख रही थी, जो कई रहस्यमय रेखाओं से ढकी हुई थी। अच्छा। उसके सामने के इस दृश्य ने हॉर्न की आंखों को सुखद आश्चर्य और युद्ध के इरादे से भर दिया। अध्याय 19 मैं हार गया। पलक झपकते ही केंद्र में हॉर्न के साथ उसके आसपास का कई 100 मीटर का क्षेत्र तुरंत अंधेरे में डूब गया, प्रकाश की एक भी किरण के बिना। और वह इस अंधेरी भूमि का देवता था। यह अंधेरे का क्षेत्र है जिसे मैंने चीन के आंतरिक मार्शल आर्ट के मानव शरीर एक क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने के बाद हासिल किया है। हॉर्न मुस्कुराया, उसकी नजर ली क्विंगशू की पीठ पर टिकी। उस सुनहरी रोशनी के भीतर एक आकृति साकार हुई, मानो वह कोई और ली क्विंगशू हो। वह 9 स्वर्गों में ऊंचे स्थान पर बैठा था, गहरे पीले रंग की क्यूई में लिपटा हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी की ओर देख रहा था, जैसे कोई अमर राजा दुनिया में प्रकट हो रहा हो। मैं आपसे अलग हूँ, यह मेरे वंश से संबंधित एक अद्वितीय पवित्र शारीरिक दर्शन है। अमर राजा 9 स्वर्गों पर अवतरित होता है। ली क्विंगशू का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, एक अराजक धुंध में डूबा हुआ, लगभग उसके पीछे की आकृति के समान। इस समय वह एक शाश्वत अमर राजा की तरह गंभीर और राजसी था, मानो सभी जीवित प्राणियों को तुच्छ समझ रहा हो। ये केवल उनका पवित्र शारीरिक दर्शन था, जो जीवन वसंत क्षेत्र में सक्रिय था, न कि सच्चा अमर राजा 9 स्वर्गों पर अवतरित होता है। यदि वह इसे एक प्रमुख उपलब्धि पवित्र शरीर के साथ प्रकट कर दे, तो इसकी मात्र आभा पृथ्वी को तुरंत नष्ट कर सकती है। निस्संदेह उन्होंने केवल विशन का उपयोग किया, कोई अन्य साधना तकनीक या गुप्त मैनुअल सक्रिय नहीं किया गया था। कोशिश करना चाहते हैं आना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, हॉर्न ने अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक काली किरण तुरंत ली क्विंगशू की ओर चली गई। और ली क्विंगशू की दिव्य भावना में हलचल मच गई। अमर राजा की आकृति, जो उसके पीछे शून्य क्षेत्र में बैठी थी, ने एक उंगली फैलाई, एक आकाश समर्थक स्तंभ की तरह उस अंधेरे डोमेन के भीतर हॉर्न पर दबाव डाला। बूम! आकाश से भयंकर विस्फोट की ध्वनि गूंज उठी। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हान की आंखों में आश्चर्य दिखा। आकाश में स्थित विशाल आकृति, उसकी दृढ़ता कुछ हद तक उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। इसके अलावा उसका डोमेन हमला एक अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित लग रहा था। इसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। हालांकि उसका क्षेत्र अभी तक ग्रह स्तर का नहीं था, लेकिन तथाकथित विशन ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी ताकत को इतना बढ़ा दिया। अपने ऊपर भारी उंगली का दबाव महसूस करते हुए हॉर्न ने अब अपनी शक्ति को दबाया नहीं। उसने जानबूझकर अपनी शक्ति को ग्रहों के स्तर से नीचे रखा था, लेकिन ये पता चला कि वह रक्षा को भी नहीं तोड़ सका। पलक झपकते ही हॉर्न की आभा बदल गई। उसका संपूर्ण अस्तित्व आकाश को भेदने के लिए तैयार एक अद्वितीय लंबे भाले की तरह था। उसके चारों ओर कई 100 मीटर तक फैला डार्क डोमेन अब भाले की नोक में तब्दील होता दिख रहा था। हुश! आकाश को सहारा देने वाले खंभे जैसी उंगली से एक काला लंबा भाला टकराया। जैसे ही वे टकराए, केंद्रीय बिंदु से एक भयानक ऊर्जा तरंग फूट पड़ी। गड़गड़ाहट! उनके पैरों तले 100 मीटर नीचे की गगनचुंबी इमारत धड़ाम से ढह गई। परिणाम के बाद समाप्त हो गया। काले कपड़े पहने हॉर्न की आभा कम नहीं हुई। हालांकि ली क्विंगशू अभी भी शून्य क्षेत्र में खड़ा था, उसके पीछे उसकी पवित्र शारीरिक दृष्टि गायब हो गई थी। उनकी यह स्ट्राइक पहले से ही दाव महल क्षेत्र की तीसरी परत की ताकत रखती है। डोमेन वास्तव में उन्हें एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान करता है। ली क्विंगशू ने चुपचाप उस शक्ति को अपने दिल में महसूस किया। गुप्त नियमावली की सहायता के बिना अपने जीवन वसंत क्षेत्र में सेक्रेट बॉडी विजन को सक्रिय करना हॉर्न का प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर था। उनकी गणना के अनुसार यदि उन्हें अपने दायरे के माध्यम से पवित्र शारीरिक दृष्टि को सक्रिय करना था, तब उसे दबाने के लिए कम से कम दूसरे तट के दायरे तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, और हॉर्न अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं गया था। एक हताश हड़ताल को दाव महल क्षेत्र की 5वीं परत के स्तर तक पहुंचना चाहिए। इस बार मैंने हार मान ली है, हॉर्न ने कहा। उसने अपनी ताकत को ग्रहों के स्तर से नीचे दबा दिया, फिर भी उसने पाया कि चाहे जो भी हो, वह अमर राजा के दर्शन को नहीं तोड़ सकता। इसके बजाय वह इससे दब गया। केवल तभी जब उसने अपने डोमेन को अपने शरीर के साथ जोड़ दिया और एक ग्रह स्तर का हमला शुरू कर दिया, तभी वह इसका मुकाबला कर सका और उस दाव शरीर को तितर बितर कर सका। आप हारे नहीं हैं, आपके पास केवल व्यवस्थित साधना का अभाव है। ली क्विंगशू ने अपना सिर हिलाया। हॉर्न की समझने की क्षमता बेहद ऊंची थी। बिना किसी गुरु या अच्छी आनुवंशिक स्थिति के, पूरी तरह से अपनी समझ पर भरोसा करते हुए, उसके पास एक ऐसा डोमेन क्षेत्र था जो शायद एक यूनिवर्स रैंक के पास भी नहीं था। इसके अलावा हॉर्न के डोमेन के माध्यम से उन्हें यह भी समझ में आया कि डोमेन वास्तव में क्या है। किसी की अपनी शक्ति, इच्छाशक्ति और मौलिक ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित करने की अनुमति देने से एक क्षेत्र के समान प्रभाव उत्पन्न होगा, लेकिन ये प्रभाव डोमेन क्षेत्र में प्रवेश करने का केवल एक अतिरिक्त लाभ था। अभी जब हॉर्न ने अपनी आभा बढ़ाई और लड़ने के लिए तैयार किया, तो उसकी इच्छा, शक्ति और मौलिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ गूंज उठी, जिससे दबाव पैदा हुआ और 500 मीटर का डार्क डोमेन बन गया। इस डोमेन के भीतर उसकी आक्रमण शक्ति में काफी वृद्धि होगी और उत्पन्न दबाव निचले स्तर के मार्शल कलाकारों को पूरी तरह से असहाय बना सकता है। हालांकि ये दबाव उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के विरुद्ध अप्रभावी था। लेकिन क्योंकि जो लोग डोमेन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित होने वाली शक्ति पर महारत हासिल कर सकते हैं, उनकी युद्ध शक्ति बेहद मजबूत होती है और उनके हमले भयानक होते हैं। और डोमेन के 9वें स्तर के बाद विश्व आता है। विश्व क्षेत्र में प्रवेश करने का अर्थ सीधे तौर पर पर्यावरण को बदलना है। उसके लिए यह एक सुखद आश्चर्य था, कई विद्यालयों की शक्तियों का लाभ उठाते हुए, उन्हें एक में मिलाते हुए और अपना स्वयं का दाव तैयार करते हुए। वास्तव में हान ने आह भरते हुए सिर हिलाया। इन वर्षों में उन्होंने कई प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से ज्ञान और विरासत प्राप्त की थी और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पृथ्वी से परे ब्रह्मांड कितना शानदार है।
विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तिशाली साम्राज्य हैं और मिल्की वे गैलेक्सी जहां पृथ्वी स्थित है सिल्वर ब्लू साम्राज्य का एक हिस्सा मात्र है। कोई कल्पना कर सकता है कि सिल्वर ब्लू साम्राज्य में मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली होंगे। मैं आपको संदर्भ के रूप में एक सर्वोच्च गुप्त मैनुअल दूंगा। सिस्टम अलग है, लेकिन इसे समझने के बाद शायद यह आपकी मदद करेगा। ली क्विंगडिक्सू ने कहा। उन्होंने पृथ्वी पर गुप्त नियमावली के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, नहीं संदर्भ के लिए उनकी खोज करने का उनका कोई इरादा था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर तथाकथित बल प्रयोग तकनीकों ने गलत मोड़ ले लिया है। उन्होंने जिस चीज को सबसे अधिक महत्व दिया वह ब्रह्मांड में प्राइमेडियल कैसिटी के भीतर अनंत युगों में मानव जाति के सबसे मजबूत अस्तित्व द्वारा बनाई गई 52 अराजकता की गोलियां थीं। और गुप्त मैनुअल शून्य सच्चे भगवान द्वारा छोड़े गए जब वह ब्रह्मांड सागर में पुनर्जन्म से गुजरे। तुम कर सकते हो। हॉर्न के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ली क्विंगडिक्सू के दृष्टिकोण से वह क्या 2 चीजों का अनुमान लगा सकता था। ली क्विंगडिक्सू ने ब्रह्मांड में एक निश्चित स्कूल की मूल विरासत प्राप्त की होगी, लेकिन अब वह कह रहा था कि वह उसे एक सर्वोच्च गुप्त मैनुअल देगा। क्या उसके पीछे स्कूल पर कोई प्रतिबंध नहीं था? उदाहरण के लिए उनके गुप्त मैनुअल को निजी तौर पर बेचने या पढ़ाए जाने से मना किया गया था और उल्लंघन करने वालों के लिए परिणाम मृत्यु था। हाँ, ली क्विंगडिक्सू मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसे अभी भी हॉर्न के बारे में अच्छी धारणा थी, खासकर हॉर्न की मानसिक स्थिति के बारे में जो असीम रूप से विशाल और सर्वव्यापी थी। इसके अलावा अगर उसने गुप्त मैनुअल दे दिया तो क्या और ये वास्तव में उसे परेशान करने आएगा? लेकिन आप इसे यहाँ नहीं समझ सकते। क्या आप समझ सकते हैं? ली क्विंगडिक्सू ने इशारा किया। हाँ, सचमुच। चलो हम मुख्यालय लौटेंगे। 3 घंटे बाद हॉन्गिंग बेस सिटी डोजो ऑफ लिमिट्स का वैश्विक मुख्यालय एक विशाल अंतरिक्ष यान जैसी इमारत थी जो 10,000 मीटर लंबी और लगभग 100 मीटर ऊंची थी। इस विशाल अंतरिक्ष यान भवन में दर्जनों मीटर चौड़ी एक विशाल हैच थी जिससे लोग प्रवेश कर सकते थे। इस विशाल अंतरिक्ष यान भवन के बाहर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे जिससे ये बहुत सख्त दिखाई दे रहा था। इसी समय एक रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट धीरे धीरे मुख्यालय के ऊपर से नीचे उतरा। फाइटर जेट से 2 आकृतियां उभरी और फिर तुरंत गायब हो गईं। बहुत कम लोगों ने ही उस युवक को हॉर्न के साथ जाते देखा था। हालांकि उन्हें कुछ संदेह था। क्यूरेटर ने बात नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 20 हॉन्गिंग बेस सिटी प्रमाणित लिमिट मार्शल आर्ट हॉल मुख्यालय के शीर्ष मंजिल के कमरे के अंदर ली क्विंगडिक्सू और हॉन्ग मैट पर क्रॉस लेग करके बैठे थे। अचानक सुनहरी रोशनी में रेखांकित एक दाव आरेख कमरे के ऊपर तैर रहा था। दाव आरेख अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था, मानो 9 स्वर्ग उतर आए हों। यह क्या है? हॉन्ग ने अविश्वास से भरी चमकती आंखों से सुनहरे दाव आरेख को देखा। यह एक सर्वोच्च गुप्त कला है। एक बार महारत हासिल करने के बाद मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस पर मैं नहीं चल सकता, ली क्विंगडिक्सू ने समझाया। उन्होंने शेडिंग द हेवंस वर्ल्ड से जिन कैरेक्टर सीक्रेट को रेखांकित करने के लिए अपने स्वयं के सीक्रेट बॉडी विजन का उपयोग किया था। हालांकि इसकी तुलना सीक्रेट क्लिफ पर मौजूद किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन ये दूसरों के समझने के लिए बिल्कुल ठीक था। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले जीवन में जिन कैरेक्टर सीक्रेट पर गहन शोध किया था। हॉन्ग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये वास्तव में एक सर्वोच्च गुप्त कला है, अत्यंत गूढ़। उस दाव आरेख में निहित गहन अर्थ ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह ब्रह्मांड को देख रहा हो। दाव आरेख वहीं था, फिर भी उसे प्रवेश द्वार नहीं मिला और स्वाभाविक रूप से वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका। हॉन्ग ने अचानक कहा, ठीक है, आपकी मौजूदा ताकत के साथ अब समय आ गया है कि आप कुछ योगदान करें। ये सुनकर ली क्विंगडिक्सू को स्वाभाविक रूप से हॉर्न का अर्थ समझ में आ गया। डोजो ऑफ लिमिट्स में एक बार जब किसी की ताकत वह गॉड लेवल तक पहुंच जाती है तो उन्हें एक पद सौंपा जाएगा। क्या आप हॉन्गिंग बेस सिटी में रहेंगे और विशेष अभियान दल में शामिल होंगे, या एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे, या आप किसी अन्य बेस सिटी में जाकर इंस्पेक्टर के रूप में काम करेंगे? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हान ने पूछा। मार्शल आर्ट्स हॉल के भीतर युद्ध के देवता के लिए रुकना या भेजा जाना 2 रास्ते थे। किसी कंपनी के भीतर नौकरी के विकल्प की तरह एक बार चुने जाने के बाद इसे बदलना मुश्किल था। जब तक कि कोई भविष्य में सफलता हासिल न कर ले और युद्ध का देवता न बन जाए तभी उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। ली क्विंगडिक्सू ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, अन्य बेस शहरों में जाने के बारे में भूल जाओ, मैं हॉन्गिंग बेस सिटी में रहूंगा। उसके लिए वह कहाँ गया यह महत्वपूर्ण नहीं था, जब तक कि वह खेती कर सकता था। इसके अलावा हॉन्गिंग बेस सिटी के बाहर राक्षस थे जिनसे वह एक ही समय में लड़ सकता था और खेती कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ा राक्षस इस समय ठीक उसके सामने था। यहाँ रहें। ये सुनते ही हॉर्न के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ये भी चाहता था कि ली क्विंगडिक्सू यहीं रहे। यदि कोई उस दाव आरेख के गहन अर्थ को समझा सके और उसका उपयोग कर सके तो उसे इसे बहुत तेजी से समझने में मदद मिलेगी। अगली सुबह हॉन्गिंग बेस सिटी की हलचल भरी सड़कों पर वाहन एक सतत धारा की तरह आए और चले गए। 6 पहियों वाली हमर के अंदर आंतरिक स्थान बहुत बड़ा था। सामने ड्राइवर की सीट के अलावा पीछे की जगह एक लाउंज की तरह थी। हालांकि इस लाउंज स्थान पर बड़े पैमाने पर एक बड़े बैकपैक का कब्जा था जिसमें ली क्विंगडिक्सू सोफे पर अकेले बैठे थे। पिछली रात जब हॉर्न को पता चला कि वह मुख्यालय में रहेगा तो उसने उसे बाहर जाने और अपनी ताकत को सत्यापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय राक्षस को मारने के लिए कहा। शायद युद्ध के एक प्राथमिक देवता के लिए एक उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय राक्षस का शिकार करना लगभग असंभव होगा। यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय वॉरगॉड भी इसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तर के राक्षस बहुत जल्दी भाग जाते हैं और उनके साथ अनगिनत अन्य राक्षस भी होते हैं। लेकिन ली क्विंगडिक्सू ने सीधे तौर पर अपने सीक्रेट बॉडी विजन, जिन कैरेक्टर सीक्रेट और ऑल कैरेक्टर सीक्रेट को सक्रिय कर दिया, जिसकी गति लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर से कहीं अधिक थी और उससे कहीं अधिक शक्ति थी, जिससे लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला और उसने तुरंत उसे मार डाला। लिमिट टावर एक 88 मंजिला गगनचुंबी इमारत हॉन्गिंग बेस सिटी में एक ऐतिहासिक इमारत है। डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य आधार के रूप में हॉन्गिंग बेस सिटी में डोजो ऑफ लिमिट्स के मार्शल कलाकारों की एक बड़ी संख्या है। इसलिए लिमिट टावर में स्वाभाविक रूप से हर दिन लोगों का एक बहुत बड़ा प्रवाह दिखाई देता है और उनमें से अधिकांश पहली मंजिल पर बार में शराब पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। श्रीमान ली, प्रवेश द्वार पर सूट पहने 2 महिलाओं ने उनका स्वागत किया। चलदर सफेद वस्त्र पहने ली क्विंगडिक्सू ने एक हाथ से 2 मीटर लंबा बैकपैक उठाया हुआ था। 2 सेवा महिलाओं के नेतृत्व में वह लॉबी से गुजरे और सीधे लिफ्ट में प्रवेश कर गए। हे भगवान, वह बैकपैक 2 मीटर लंबा होना चाहिए। वहाँ कितनी राक्षस सामग्रियां संग्रहित हैं। दुनिया भर की विभिन्न भाषाएं सुनी जा सकती थी। एक मार्शल आर्टिस्ट के बैकपैक में वास्तव में परतें होती हैं और अगर इसे पूरी तरह से खोल दिया जाए तो ये बहुत बड़ी क्षमता तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत कम लोग इतनी सारी सामग्री संग्रहित करते हैं। डिंग, लिफ्ट के दरवाजे 32वीं मंजिल पर खुले। सेवा महिला के नेतृत्व में वह एक विशाल स्वागत कक्ष में दाखिल हुआ जहाँ एक महिला जो लगभग 40 वर्ष की लग रही थी बैठी थी। हेलो मिस्टर ली, मेरा उपनाम मिंग है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। खुश, ली क्विंगडिक्सू ने सीधे अपने बैग की जिप खोली और फिर अंदर मौजूद सभी राक्षस सामग्री को पास के एक पूल में फेंक दिया। 2 उच्च स्तरीय प्रभु स्तर के राक्षस, तुम पहले बाहर जाओ। मिंग उपनाम वाली महिला ने तुरंत अपने बगल में मौजूद सेवा महिला की ओर हाथ लहराया।
अधिकांश उच्च स्तरीय वॉर गॉड एक उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय राक्षस को मारने में असमर्थ हैं। इन सभी सामग्रियों को संसाधित करें, ली क्विंगक्सू ने कहा। ठीक है श्री ली। जल्द ही मेंगुप नाम वाली महिला ने एक उपकरण का उपयोग करके उनका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कृपया मेरी युद्ध उपलब्धियों का मूल्यांकन करें और मेरे शीर्षक को फिर से प्रमाणित करें, ली क्विंगक्सू ने याद दिलाया। ये 2 उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय राक्षस मेरे ही हाथों मारे गए थे। उच्च स्तरीय वॉर गॉड बनने के लिए किसी को 2 उच्च स्तरीय लॉर्ड स्तरीय राक्षसों से सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जमा करनी होगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार दिया जाना चाहिए। इस संबंध में युद्ध का कोई भी देवता झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलना अर्थहीन है। जानबूझकर अधिक प्रभावशाली शीर्षक बनाने से पर्याप्त ताकत के बिना कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, मेंगुप नाम वाली महिला ने लैपटॉप के सामने बैठकर वायरलेस कीबोर्ड पर टाइप करते हुए और फिर अपने बगल में ली क्विंगक्सू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ली, 20 बिलियन चीन युआन आपके मार्शल आर्टिस्ट एक्सक्लूसिव खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और आपका योगदान मूल्य 4 सितारा रैंक तक बढ़ गया है। युद्ध का देवता बनने पर कोई आमतौर पर सीधे युद्ध भगवान महल में शामिल हो जाता है और एक चेतना सेंसर प्राप्त करता है, लेकिन युद्ध भगवान महल श्रीली की ताकत का निरीक्षण करने के लिए किसी को भेजेगा। ली क्विंगक्सू ने स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर ली क्विंगक्सू का डेटा दिखाया गया, जिसमें रैंक कॉलम वॉर गॉड लेवल हाई लेवल प्रदर्शित कर रहा था। उसके नीचे कुछ टेक्स्ट वाला एक पॉपअप बॉक्स था, वॉर गॉड पैलेस एप्लीकेशन मूल्यांकन के तहत। बस कुछ ही सेकंड बाद मेंगुप नाम वाली महिला ने हंसते हुए कहा, मिस्टर ली, वॉर गॉड पैलेस से कोई आज यहाँ आएगा, बहुत जल्द। टपक, एक तेज आवाज निकली। लैपटॉप स्क्रीन पर एक और पॉपअप बॉक्स दिखाई दिया, वॉर गॉड पैलेस मूल्यांकन उत्तीर्ण। उसका मूल्यांकन करने कोई नहीं आया। ये कैसे बीत गया? मेंगुप नाम वाली महिला चौंक गई। एक प्रबंधक के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में ये वास्तव में पहली बार था जब उसे इस तरह की चीज का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसने सुना था कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों, जिनकी ताकत को वॉर गॉड पैलेस काउंसिल ने स्वीकार किया था, को मूल्यांकन से छूट दी जाएगी और सीधे पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे मामले बहुत दुर्लभ थे। परिषद की स्वीकृति, वह किस प्रकार की अवधारणा थी? वॉर गॉड पैलेस की सर्वोच्च परिषद का प्रत्येक सदस्य युद्ध के देवता से परे एक अस्तित्व था। मिस्टर ली, बिल्डिंग से कोई जल्द ही सब कुछ पहुंचा देगा, मेंगुप नाम वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, ली क्विंगक्सू को भी कोई जल्दी नहीं थी। कुछ मिनट बाद स्वागत कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। वर्दी में 3 आदमी अंदर आए, जिनमें से एक गंजा चीनी व्यक्ति एक धातु का बक्सा थामे हुए था और सम्मानपूर्वक युद्ध देवता ली क्विंगक्सू से बोला, वॉर गॉड ली क्विंगक्सू, वॉर गॉड पैलेस में आपका स्वागत है। आपको एक चेतना सेंस हेलमेट मुफ्त मिलेगा। इस चेतना सेंस हेलमेट के साथ पृथ्वी पर कहीं भी आप हेलमेट लगा सकते हैं और सीधे वर्चुअल स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। चेतना सेंस हेलमेट, ली क्विंगक्सू स्वाभाविक रूप से समझ गए। युद्ध के प्रत्येक देवता को इनमें से एक हेलमेट प्राप्त हुआ। वॉर गॉड पैलेस के सदस्य के रूप में आपके पास कई विशेष शक्तियां भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से विशेष शक्तियां विशेष जिम्मेदारियों के साथ भी आती हैं। गंजे व्यक्ति, जो प्रभारी था, ने धातु का बक्सा सौंपते हुए कहा, एक बार जब वॉर गॉड ली क्विंगक्सू वर्चुअल स्पेस में प्रवेश करने के लिए चेतना सेंसर का उपयोग करता है, तो वह वॉर गॉड पैलेस के कई विशेष पहलुओं के बारे में सीखेगा। ठीक है, ली क्विंगक्सू ने इसे मुस्कुराते हुए लिया। उसकी उंगली कुंडी पर फिसली और एक क्लिक के साथ धातु का बक्सा खुल गया, जिससे अंदर गहरे नीले रंग का हेलमेट दिखाई देने लगा। अध्याय -21 अवेकन होम वॉर गॉड पैलेस। वॉर गॉड ली क्विंगक्सू, हॉलमास्टर आपकी उपस्थिति का अनुरोध करता है। इससे पहले कि ली क्विंगक्सू सीढ़ियों से नीचे उतर पाता, लाल लबादे में एक काला आदमी उसकी तलाश में आया। क्या हॉर्न मुझे ढूंढ रहा है? ली क्विंगक्सू थोड़ा हैरान था। हाँ, हॉलमास्टर ने विवरण नहीं बताया, उन्होंने मुझसे बस आपको वापस आमंत्रित करने के लिए कहा था, लालबागे में काले आदमी ने आदरपूर्वक कहा। हालांकि वह हैरान था, फिर भी उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। ली क्विंगक्सू नाम के इस युवक ने न केवल हॉलमास्टर को उसके नाम से बुलाया, बल्कि हॉलमास्टर ने उसे आमंत्रित करने के लिए भी भेजा। वह अच्छी तरह समझ गया कि इसका क्या मतलब है। चलो ठीक है, जाओ। ली क्विंगक्सू ने सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर चल दिए। अभी एक रात ही बीती थी, क्या ऐसा हो सकता है कि हॉर्न ने जिन कैरेक्टर सीक्रेट के सभी 9 डाव आरेखों को पहले ही समझ लिया हो? 10 मिनट बाद लिमिट मार्शल आर्ट्स हॉल मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही ली क्विंगक्सू अंदर आया, ये फिर से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और वास्तव में इस पूरी मंजिल पर भी कोई नहीं था। ये कैसा है? क्या आपको कोई सफलता मिली है? ली क्विंगक्सू ने उत्सुकता से पूछा। हॉर्न एक चटाई पर पालथी मारकर बैठा था, मानो ध्यान में हो, फिर भी कमरे के ऊपर दाव आरेख को निश्चल होकर देख रहा हो। हम एक झलक है, लेकिन ये थोड़ी कम लगती है। हान ने सिर हिलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था और जब तक वह उसे धक्का देकर खोलता, वह सीधे अंदर जा सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ चूक रहा है, वह उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने में असमर्थ है। इसलिए उसने ली क्विंगक्सू को वापस आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। ओह, हॉर्न को ये कहते हुए सुनकर ली क्विंगक्सू को तुरंत दिलचस्पी हो गई। क्या हॉर्न ने पहले से ही 9 डाव आरेखों को पूरी तरह से समझ लिया था? जिन कैरेक्टर सीक्रेट को विकसित करने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता थी। वह जिन कैरेक्टर सीक्रेट को समझने की कठिनाई को जानता था। सेंट क्लिफ पर उन्होंने 9 आरेखों को याद करने और 5 डाव आरेखों के सही अर्थ को समझने के लिए बोधिपत्तियों और अमर वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया था। हालांकि भले ही हॉर्न ने धक्का देकर वह दरवाजा खोल दिया, ये केवल वास्तविक शुरुआत होगी। जिन कैरेक्टर सीक्रेट की प्रमुख उपलब्धि में टाइम लॉ शामिल है, जो टाइम लॉ की कुछ शक्ति रखते हुए समय प्रवाह में संक्षिप्त हस्तक्षेप या निलंबन की अनुमति देता है। इस दुनिया में समय कानून एक उच्च कानून है और प्रकाश कानून, जिसे हॉर्न बाद में समझ पाएगा, वह समय कानून के तहत 8 निचले कानूनों में से एक है। लेकिन जब हॉर्न ने अपने आंतरिक संदेह व्यक्त किए, तो ली क्विंगक्सू को एहसास हुआ कि हॉर्न का थोड़ा छोटा से क्या मतलब है। वह थोड़ा छोटा नहीं था, वह अभी भी 9 दाव आरेखों में से पहले दाव आरेख के दरवाजे के बाहर था। हालांकि केवल एक रात में इस स्तर तक पहुंचने के लिए हान की समझने की क्षमता पहले से ही बहुत अधिक थी। उसे शेडिंग द हेवंस वर्ल्ड से दिव्य वस्तुओं की सहायता नहीं मिली, वह इसे समझने के लिए पूरी तरह से अपने दिमाग पर निर्भर था। क्या आप अपना लाइफ डोमेन भूल गए हैं? उस दरवाजे को खोलने के लिए लाइफ डोमेन को समझने के अपने अनुभव और अनुप्रयोग का उपयोग करें। 3000 दाव, सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं। विशेष रूप से अंतिम 8 पात्रों में ली क्विंगक्सू ने दाव मंत्र का निर्माण करते हुए दाव शास्त्र को सक्रिय किया। सभी रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। डोमेन। हॉर्न के होंठ थोड़े खुले, मानो कोई सवाल पूछ रहे हों और साथ ही जैसे खुद से पूछ रहे हों। जब वह इस दाव आरेख को समझ रहा था, तो अपने अवचेतन के तहत उसने इसे समझने के लिए एक शुद्ध और शुद्ध दिमाग का उपयोग करते हुए अपने सभी पिछले अनुभवों को ढाल लिया था। क्योंकि उसने ली क्विंगक्सू को ये कहते हुए सुना था कि कल्टीवेट के उनके रास्ते अलग अलग हैं, उसे चिंता थी कि उसके अपने कल्टीवेट अनुभव पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ली क्विंगक्सू का दाव मंत्र एक बोध गीत की तरह था, जो उसे पूरी तरह से जागृत कर रहा था। तुरंत कमरा अंधेरे में डूब गया और खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ सकी। केवल कमरे के ऊपर का दाव आरेख अभी भी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कि उसने अपने लाइफ डोमेन की सीमाओं को पार कर लिया हो। तो ये सच्ची गुप्त कला है।
हॉन की आंखें चमक उठी और उसकी आवाज़ सुखद आश्चर्य से भर गई। मूल दाव आर्य कब उनकी दृष्टि में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ स्वर्ग की एक परत बन गई हो और बेहोश होकर उसे उस परत के ऊपर स्वर्ग की एक और धुंधली परत दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर उसका तथाकथित खड़ा होना इस गुप्त कला के स्वर्ग की पहली परत की दहलीज को छू भी नहीं पाया था। इसके अलावा उसके दिल में यह एहसास था कि धुंधली दूसरी परत के ऊपर और भी कुछ होना चाहिए। उनकी समझने की क्षमता वास्तव में असाधारण है। ली क्विंगडिक्सू की आंखों में प्रशंसा की झलक चमक उठी। हॉर्न लाइट डोमेन के केंद्र में क्रॉस लाइक करके बैठा था, जिसमें काली रोशनी की धारियां दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी, उसके चारों ओर घूम रही थी और ध्वनि बूम पैदा कर रही थी। वह स्वर्ग की पहली परत में निहित दाव अर्थ को रेखांकित करने और समझने के लिए अपने लाइट डोमेन का उपयोग कर रहा था। ये देखकर कि हॉर्न पहले ही गहरी खेती में प्रवेश कर चुका था, ली क्विंगडिक्सू कमरे से बाहर चला गया। हॉर्न द्वारा पहले से दी गई अनुमति के कारण ली क्विंगडिक्सू मुख्यालय की शीर्ष मंजिल पर दर्जनों कमरों में प्रवेश कर सकता था और उनका विश्राम कक्ष और कल्टीवेट कक्ष भी इसी मंजिल पर था। ऑडियो विजुअल रूम में ली क्विंगडिक्सू हाथ में गहरे नीले रंग का हेलमेट पकड़े हुए सोफे पर पीछे झुक गया। घर पर इस चेतना सेंसर का उपयोग करने वाले सामान्य गॉड ऑफ वॉर मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुद की सुरक्षा पर ध्यान देना था, क्योंकि एक बार जब गहरे नीले रंग का हेलमेट पहन लिया जाता है तो चेतना एक आभासी स्थान में प्रवेश कर जाती है और अगर कोई उस पल में घुसकर हत्या कर दे तो परेशानी होगी। हालांकि ऐसी स्थिति लगभग कभी नहीं हुई है, लेकिन यह अभी भी शारीरिक सुरक्षा के प्रति सावधान रहने की याद दिलाती है। इस चेतना सेंसर हेलमेट में सुरक्षा विशेषताएं भी हैं जो आसपास के क्षेत्र में किसी के प्रवेश करने पर पता लगा सकती हैं। लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आखिरकार ये डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्यालय था और यह हॉर्न की विशेष शीर्ष मंजिल थी। यदि कोई अब भी यहाँ घुस सकता है तो हॉर्न को हॉल मास्टर नहीं होना चाहिए, है ना? स्विश। ली क्विंगडिक्सू ने सीधे हेलमेट लगाया और वर्चुअल स्पेस में वॉर गॉड पैलेस में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हुई और फिर तुरंत ठीक हो गई, वह एक शांत अति बड़े कमरे में दिखाई दिया। देखने में इस कमरे का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक था और कमरे के ठीक बीच में 3 मीटर व्यास वाला एक बड़ा गोलाकार बिस्तर था। बिस्तर के सामने एक इंडोर स्विमिंग पूल था जो 10 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा था। बिस्तर, स्विमिंग पूल, डेस्क और कुर्सियां, शानदार डाइनिंग टेबल, लाउंज कुर्सियां, योगा मैट के साथ एक कल्टीवेट क्षेत्र आदि 1000 वर्ग मीटर से अधिक की बहुत बड़ी खुली जगह बड़े करीने से कई क्षेत्रों में विभाजित थी। दिलचस्प बात यह है कि हॉर्न की मानसिक चेतना भी है। क्या इसका निर्माण मुख्य रूप से उसी पर आधारित है? ली क्विंगडिक्सू कुछ महसूस करते हुए स्थिर खड़ा रहा। अफसोस की बात है कि यह बहुत निम्न स्तर का था। इसमें वास्तविकता का कोई एहसास नहीं था और चेतना इकाई की शक्ति की ऊपरी सीमा भी तय थी। अचानक उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी पूरी आभा तुरंत बढ़ गई और अगले ही पल अपनी मूल स्थिति में लौट आए। बीप बीप, चेतावनी, हमले का पता चला, त्रुटि जांच, सामान्य निष्पादन। अचानक उसके कमरे में 3 इलेक्ट्रॉनिक आवाजें सुनाई दी। आपका स्वागत है, युद्ध देवता ली क्विंगडिक्सू। फिर से एक और इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। लिमिट मार्शल आर्ट्स हॉल मुख्यालय के एक विशेष गुप्त कमरे में सफेद वस्त्र पहने पुरुषों और महिलाओं के एक समूह ने स्क्रीन पर चेतावनी संदेश देखा। उनके चेहरे तुरंत नाटकीय रूप से बदल गए। क्या चल रहा है? वॉर गॉड पैलेस का क्रियान्वयन कभी गलत नहीं हुआ, जांच करें। एक बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। रिपोर्ट, ये वॉर गॉड की चेतना है जो अचानक वॉर गॉड पैलेस के सीमा मूल्य को पार कर गई। बुद्धिमान सिस्टम ने सोचा कि वह उस पर हमला कर रहा है। सीमा से आगे? क्या मजाक है? ये हॉल मास्टर की मानसिक चेतना द्वारा निर्धारित मूल्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हॉल मास्टर से आगे निकल गया हो? चेतावनी 3516 से आई थी। इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा हाल ही में निर्मित एक नया स्थान। जांचे कि कौन युद्ध के देवता के पास से होकर युद्ध देवता के महल में प्रवेश कर गया। यह युद्ध देवता ली क्विंगडिक्सू है। तुरंत कमरे में सन्नाटा छा गया। उन सभी ने मुख्यालय के भीतर एक अफवाह के बारे में सोचा कि ली क्विंगडिक्सू नाम के एक युवक को हॉल मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से वापस लाया गया था और मुख्यालय की शीर्ष मंजिल पर रहने की व्यवस्था की गई थी। किसी को पता होना चाहिए कि हॉल मास्टर के 3 निजी गार्ड भी मुख्यालय की शीर्ष मंजिल पर नहीं बल्कि नीचे की मंजिल पर रहने के लिए योग्य थे। अध्याय -22। यहाँ आपके लिए एक आश्चर्य है। 3516। वॉर गॉड पैलेस के भीतर यह आपका निजी कमरा है। आपके अलावा कोई भी आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। वॉर गॉड पैलेस में आप जो कुछ भी खाना या पीना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। मैं वॉर गॉड पैलेस में आपके सुखद समय की कामना करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आवाज बुद्धि से रहित थी। उसकी यांत्रिक ध्वनि कमरे में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी चेतावनी की आवाज उसमें से नहीं आई थी। वास्तव में मैं काफी खुश हूँ। ली क्विंगडिक्सू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अभी अभी चरित्र रहस्य को उजागर किया था, जिससे इस स्थान में प्रवेश करते ही उसकी चेतना तुरंत बढ़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे अलार्म बज उठेगा। यदि उन्होंने इसे तुरंत रद्द न किया होता तो समय का यह मानसिक स्थान ध्वस्त हो गया होता। ली क्विंगडिक्सू डेस्क के सामने खड़े हुए और काले रंग से ढके वॉर गॉड पैलेस के नियमों को खोला, जिसमें कागज की केवल एक शीट थी। वॉर गॉड पैलेस में आपका स्वागत है। वॉर गॉड पैलेस मानव मार्शल कलाकारों का सबसे मजबूत संगठन है, जिसे प्रथम स्पीकर होंग और दूसरे स्पीकर थंडर गॉड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। पृथ्वी पर युद्ध के सभी देवता और युद्ध रैंक के देवता से परे प्राणी वॉर गॉड पैलेस के सदस्य हैं। वॉर गॉड पैलेस का प्रबंधन अर्थात वॉर गॉड पैलेस काउंसिल केवल वॉर गॉड रैंक से परे के प्राणियों के लिए खुला है जो काउंसिल के सदस्य बनने के लिए योग्य हैं। परिषद में 5 अध्यक्ष हैं और ये 5 पृथ्वी पर सबसे मजबूत 5 मानव विशेषज्ञ हैं। वॉर गॉड पैलेस के भीतर स्थिति को 3 रैंकों में विभाजित किया गया है: सामान्य सदस्य, परिषद सदस्य और अध्यक्ष। वॉर गॉड पैलेस में मॉल, नीलामी हॉल, अरेना प्लाजा और ट्रायल टावर जैसे कई कार्य हैं जो आपकी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ कागज की एक छोटी सी शीट थी। ली क्विंगडिक्सू मुस्कुराए और एक तरफ अलमारी की ओर चले गए। सचमुच हॉर्न ने अच्छा काम किया था। अलमारी में सभी प्रकार के कपड़े थे। ली क्विंगडिक्सू ने एक लंबी बाजू वाली सफेद पोशाक पहनी, धक्का देकर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे के बाद वह वॉर गॉड पैलेस की बाहरी दीवार के रास्ते पर पहुंचे। दीवार जैसे रास्ते पर खड़ा होकर वह नीचे के क्षेत्र को देख सकता था। नीचे एक बहुत बड़ा मैदान था, पूरा वॉर गॉड पैलेस, जिसमें 9 अखाड़े थे। गड़गड़ाहट, अंधेरा, उफनता ज्वार बार प्लाजा की सुरक्षात्मक दीवार से टकराता था। विशाल वॉर गॉड पैलेस अंतहीन काले सागर पर लटका हुआ एक विशाल महल जैसा लग रहा था। वॉर गॉड पैलेस के एक तरफ अंतहीन बादलों और धुंध का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ अंतहीन महासागर का सामना करना पड़ा। युद्ध भगवान ली क्विंगडिक्सू, नमस्ते। पीछे से आवाज आई, आप कौन हैं? ली क्विंगडिक्सू ने उसके पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह कैजुअल कपड़ों में एक आदमी था जो लगभग 30 साल का लग रहा था, बहुत सुंदर, सुरुचिपूर्ण स्वभाव वाला। मैं लियू हे हूँ, हमारी मार्शल आर्ट अकादमी में एक निरीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कैजुअल कपड़ों में आदमी लियू हे ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया।
ओह इंस्पेक्टर लियू नमस्ते। ये देखकर ली क्विंगशू भी मुस्कुराया और हाथ हिलाया। इसके बाद दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। वैसे वॉलगॉड पैलेस में अभी कुछ हुआ है। उन्होंने मुझे अंदर आकर जांच करने के लिए कहा, लेकिन मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं दिख रही है। वे शायद भ्रमित हो गए और गलती कर दी। अचानक लियूहे ने विषय बदल दिया और कुछ अस्पष्ट कहा। अभी अभी वॉलगॉड पैलेस प्रशासकों ने अचानक उन्हें बुलाया था और कहा था कि ली क्विंगशू वॉलगॉड पैलेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अकादमी के प्रमुख को रिपोर्ट करने पर कोई जवाब नहीं मिला, केवल एक समान रूप से जारी की गई जानकारी मिली। अकादमी के प्रमुख एकांतवास में हैं। सभी मामलों को याओ, आइसमैन, बीस्ट और निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से तय और नियंत्रित किया जाना है। आपातकालीन स्थिति में ली क्विंगशू अपनी ओर से निर्णय ले सकता है। ये सरल वाक्य पहले ही बहुत कुछ समझा चुका है। ली क्विंगशू का दर्जा उनसे ऊपर था, वह वास्तव में अकादमी के प्रमुख की ओर से कार्य कर सकता था। लेकिन यह मामला खुद ली क्विंगशू के कारण हुआ था। इसलिए एक संक्षिप्त आंतरिक बैठक और निर्णय के बाद लियूहे को ली क्विंगशू को याद दिलाने के लिए वॉलगॉड पैलेस में भेजा गया। वास्तव में यहाँ इंस्पेक्टर लियू के साथ वॉलगॉड पैलेस को संभवतः क्या समस्याएं हो सकती हैं। ली क्विंगशू ने तुरंत लियूहे का इरादा समझ लिया और कहा, हाँ, आप पहले वॉलगॉड पैलेस नहीं गए हैं, है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सुनकर लियूहे खिलखिलाकर हंसे और हाथ से इशारा किया। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराया। बिना शब्दों के सब कुछ समझ में आ गया। वैसे मैं तुम्हें बाद में एक सरप्राइज दूंगा। एक अचरज। बातें करते करते वे पहली मंजिल के हॉल की ओर जाने वाली सर्पिल सीढ़ी तक पहुंच चुके थे। वे तीसरी मंजिल पर थे। पहली मंजिल के हॉल की जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर, जबकि पहली मंजिल के पूरे हॉल की छत की ऊंचाई लगभग 30 मीटर थी और 100 मीटर से अधिक लंबा और चौड़ा था। पहली मंजिल के इस अति बड़े हॉल में कई सोफे और कुर्सियां थीं, कम से कम कई हजार सीटें थीं और वर्तमान में लगभग 1000 लोग 2 या 3 के समूह में बैठे थे, शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। ली क्विंगशू उन लोगों को देखकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या ये लोग खेती नहीं करते? वे सभी यहाँ समय के मानसिक स्थान का आनंद ले रहे हैं। होंग दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में इस समय भी लगन से खेती कर रहे थे। वे आमतौर पर विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए होते हैं, जिससे युद्ध के अन्य देवताओं से मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर वह गॉड पैलेस में शराब पीने और बातचीत करने के लिए आते हैं, जिसे दोस्त बनाने के रूप में भी गिना जाता है। लियूहे ने पक्ष से समझाया। ये पृथ्वी पर युद्ध के सभी देवताओं के लिए सभा स्थल भी था। सर्पिल सीढ़ी से नीचे चलते हुए नीचे के पूरे हॉल में युद्ध के कई बातचीत करने वाले देवताओं के अलावा 100 से अधिक सेवा कर्मचारी भी थे। सभी सर्वोच्च सुंदरता और स्वभाव के थे, जो विशेष रूप से युद्ध के इन देवताओं की सेवा कर रहे थे। और हॉल की दीवार पर एक विशाल डिस्प्ले स्क्रीन थी। इसमें 3515 नंबर दिखाया गया। ताली। जब ली क्विंगशू सीढ़ियों से नीचे चला गया और हॉल के फर्श की टाइलों पर कदम रखा, पूरे प्रथम तल के हॉल में अचानक अंधेरा हो गया। इसकी मूल नर्म और आरामदायक प्रकाश तीव्रता से मन में बदल गई और पहले से सुखदायक संगीत तुरंत गायब हो गया। क्या ये वह आश्चर्य है जिसका आपने उल्लेख किया है? ली क्विंगशू ने अपने बगल में बैठे लियूहे पर नजर डाली। वह सचमुच इस बारे में भूल गया था। और क्या? लियूहे मुस्कुराए, अपने हाथ फैलाए और असहाय भाव से इशारा किया। स्विश। युद्ध के सभी देवता जो लगभग एक साथ बातचीत कर रहे थे, सीढ़ी के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। जब वे लियूहे के ऊपर से गुजरे तो उनकी निगाहें रुक गईं और फिर तुरंत उनके बगल में ली क्विंगशू की ओर देखा। बजना। एक कर्कश ध्वनि के साथ, जो किसी की भी आत्मा को कंपा देने वाली प्रतीत होती थी, पूरा हॉल तुरंत आनंददायक संगीत से भर गया। इस शानदार हॉल में दुनिया भर से लगभग 1000 युद्ध देवता खड़े थे। कुछ ने तो तालियां भी बजाईं। वे मानव समाज में सबसे विशिष्ट लोगों का समूह थे और सबसे धनी भी। वे मानव सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर खड़े थे। स्विश। नीचे ली क्विंगशू पर एक फीकी चमकदार रोशनी चमकी। वॉलगॉड पैलेस एक नए युद्ध के देवता ली क्विंगशू का स्वागत करता है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, हॉल के ऊपर एक 3D आभासी प्रक्षेपण दिखाई दिया, जिसमें चीनी अक्षर प्रदर्शित थे। नाम ली क्विंगशू। राष्ट्रीयता हुआक्सिया देश। रैंक वॉलगॉड लेवल उच्च रैंक। पाठ की ये 3 सरल पंक्तियां, प्रत्येक अक्षर त्रिआयामी, मानो पत्थर से उकेरी गई हो, मध्य हवा में तैर रही हो। इस प्रकार मानव समाज में युद्ध के देवताओं की कुल संख्या में 1 की वृद्धि हुई है। आवाज सुनते ही डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर भी बदलकर 3516 हो गया। उसी समय आनंददायक संगीत तब तक फीका पड़ने लगा जब तक वह सुनाई न देने लगा। ली क्विंगशू पर चमकती रोशनी भी गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अध्याय 23। नहीं, तुम्हें ये कैसे मिला? उपस्थित लगभग 1000 युद्ध देवताओं में से कई लोगों ने ली क्विंगशू को उत्सुक निगाहों से देखा। उन्होंने एक अफवाह सुनी थी कि महीने की शुरुआत में ली क्विंगशू नाम के एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट ने पहले ही परफेक्ट बॉडी मूवमेंट हासिल कर लिया था। ऐसा कहा गया था कि थंडरबोल्ट मार्शल आर्ट्स हॉल के लिए इमेंग उत्साह से उसे भर्ती करने गए थे, लेकिन निराश होकर चले गए और अंत में ऐसा लगा कि उसे डोजो ऑफ लिमिट्स द्वारा भर्ती किया गया है। क्या ये वही व्यक्ति है? अत्यंत युवा ली क्विंगशू को देखकर युद्ध के इन देवताओं ने आंतरिक रूप से विचार किया। आखिरकार केवल एक महीने में एक अर्ध मार्शल कलाकार से एक उच्च स्तरीय वारगॉड तक जाना बहुत बड़ी छलांग थी। पृथ्वी पर युद्ध के कुल 3516 देवता हैं और केवल कुछ 100 ही उच्च स्तरीय वारगॉड हैं। नवपदोन्नत युद्ध देवता के लिए उच्च स्तरीय वारगॉड होना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उनके पास खड़े लियूहे को देखकर उन्हें लगा कि यह वही व्यक्ति है। पुराने नियमों के अनुसार मुझे अभी भी आपको उनसे परिचित कराना है, लियूहे ने हल्की हंसी के साथ कहा। परेशान मत हो इंस्पेक्टर लियू। इंस्पेक्टर लियू। रास्ते में डोजो ऑफ लिमिट से युद्ध के कई देवता खड़े हुए और लियूहे का स्वागत किया। ये हमारे मुख्यालय से ली क्विंगशू है। उसकी स्थिति मेरी जैसी ही है। लियू। उन्होंने उसे डोजो ऑफ लिमिट से आसपास के युद्ध के देवताओं से परिचित कराया। हिस इंस्पेक्टर। तुरंत आसपास के युद्ध देवताओं की नजरें बदल गईं। एक उच्च स्तरीय वारगॉड, फिर भी उसकी स्थिति इंस्पेक्टर लियू के समान थी। किसी को पता होना चाहिए कि इंस्पेक्टर लियू को युद्ध क्षेत्र के देवता को पार करने के बाद ही हॉल मास्टर द्वारा इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। उसकी बकवास मत सुनो, मैंने अभी तक मार्शल आर्ट हॉल में कोई पद नहीं लिया है, ली क्विंगशू ने कहा। यह सुनकर लियूहे ने अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने अभी तक कोई पद भी नहीं लिया था, लेकिन उनका दर्जा पहले से ही उन सभी से ऊंचा था। उन्हें इंस्पेक्टर कहना पहले से ही कमतर आंकना था। हॉल के एक कोने में, चूंकि आज आप पहली बार यहाँ आए हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वास्तविकता में स्वादिष्ट भोजन की तुलना आभासी स्थान से नहीं की जा सकती। लियूहे मुस्कुराया। उसने अपने बगल वाले वेटर से मेनू लिया और उसे ली क्विंगशू को सौंप दिया। इसे भूल जाओ, मैं इसके बदले तुम्हारा इलाज करूंगा। ली क्विंगशू ने मेनू लिया, कुछ पन्ने पलटे, अपना सिर हिलाया और फिर वेटर को मेनू वापस दे दिया। उन्होंने वेटर को अभी जाने और बाद में फोन करने का इशारा भी किया। क्या तुम्हें कुछ भी खाना पसंद नहीं है? लियूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी आश्चर्यचकित थी, फिर वह दिल से हंसा और कहा, हाँ, मैं पहले ही यहाँ के सभी व्यंजन खा चुका हूँ। पवित्र बकवास। लियूहे ने एक डिश को देखा जो अचानक मेज पर दिखाई दी और उसकी खोपड़ी में तुरंत झुनझुनी हुई। खाने की मेज पर लगभग 3 मीटर लंबी एक बड़ी सुनहरी भुनी हुई चट्टान दिखाई दी थी।
इसके अलावा अगले ही पल बर्फ के क्रिस्टल जैसा एक शराब का बर्तन दिखाई दिया और अंदर की शराब खून की तरह लाल थी। आप लियू हे ने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ ली क्विंगक्सू को देखा। बिना ऑर्डर किए ये चीजें यूं ही हवा से डाइनिंग टेबल पर आ गईं। किसी को पता होना चाहिए कि यह वॉर गॉड पैलेस था और परिषद के 52 सदस्यों में से एक के रूप में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और पूरे वॉर गॉड पैलेस में खाने पीने की चीजें बेचने वाली केवल एक ही जगह थी। हाँ, आप अंदर का स्वाद ले सकते हैं। ली क्विंगक्सू मुस्कुराए और लियू हे के लिए एक कप शराब डाली। वह संभवतः लियू हे को यह नहीं बता सका कि उसने वॉर गॉड पैलेस में कुछ अनुमतियां जोड़ी हैं। अगर वह बाहर आ गया तो शायद अब कोई भी वॉर गॉड पैलेस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके तरीकों से मैं लगभग तुरंत चले जाना चाहता हूँ। लियू उसने अपने दिल में बेचैनी को दबा दिया और धीरे से बोला। यदि ये तथ्य नहीं होता कि इस समय वॉर गॉड पैलेस में कोई असामान्यता नहीं थी तो वह वास्तव में भाग गया होता। ये युद्ध देवता का महल था जिसमें उसकी चेतना प्रवेश कर चुकी थी। भगवान जाने यदि उसकी चेतना लुप्त हो जाए तो क्या वह फिर भी बाहर जाग सकेगा। चिंता मत करो, होम द्वारा बनाए गए वॉर गॉड पैलेस में कोई समस्या कैसे हो सकती है। ली क्विंगक्सू ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक घूंट लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वास्तव में वस्तुतः स्मृति से निर्मित इमोर्टल फीनिक्स मेडिसिन नेक्टर का स्वाद भी उतना ही अद्भुत था। हालांकि इसमें किसी दिव्य औषधि का प्रभाव नहीं था, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा ही था। ये कहना कठिन है। लियू हे ने अपना सिर हिलाया। उसका लहजा बेहद अविश्वासपूर्ण था। उसके सामने शराब के गिलास में अभी भी एक शानदार चमक थी और मंद एक दिव्य फीनिक्स का एक प्रेत उड़ रहा था। ये देखकर कि एक कप पीने के बाद ली क्विंगक्सू ठीक हो गया, उसने आखिरकार अपना वाइन ग्लास उठाया और पूरी शराब पी ली। अच्छी शराब। लियू हे की आंखें चमक उठी और वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वह एहसास ऐसा था मानो उसका पूरा अस्तित्व एक विशाल फीनिक्स में बदल गया हो जो असीमित तारों वाले ब्रह्मांड में उड़ रहा हो। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक पल में ऐसा लगा मानो उसकी चेतना शांत हो गई हो। इसकी तुलना में वॉर गॉड पैलेस में बेची जाने वाली शराब महज मिट्टी थी। हाँ, फिर मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ली क्विंगक्सू ने वस्तुतः उनकी अनुमति से 10 और बर्तन बनाए, फिर उनकी आकृति मौके से गायब हो गई। यह एक अच्छी जगह है। ली क्विंगक्सू ने अपनी चेतना का हेलमेट एक तरफ रख दिया। कम से कम जब वह शेडिंग द हेवंस वर्ल्ड के स्वादिष्ट स्वाद को फिर से महसूस करना चाहता था तो वह जब चाहे मुफ्त में वॉर गॉड पैलेस में जा सकता था। खेती कक्ष में ली क्विंगक्सू पालथी मारकर बैठा था। उसकी चेतना कड़वे समुद्र में डूब रही थी। सुनहरे कड़वे समुद्र में लहरें उठती थीं, बिजली चमकती थी और ऊपर गड़गड़ाहट होती थी और बीच में जीवन का झरना कभी कभी दिव्य चमक बिखेरता था। दिव्य शक्ति के बपतिस्मा से गुजरते हुए नौपर्तों वाला एक सुनहरा शिवालय धीरे धीरे जीवन के झरने में तैर रहा था। अचानक महानदाओं की प्रदर्शनी जैसी ध्वनि कड़वे समुद्र में गूंज उठी। अनाम, स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत, नामित, सभी चीजों की माँ। तुरंत 9 अजीब प्राचीन पात्रों को शिवालय के शरीर पर अंकित कर दिया गया, जिससे स्वर्णिम नौपर्तों वाला शिवालय दाव और स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के साथ जुड़ गया। सबसे पहले अनगिनत सितारों की तरह ये दिव्य चमक के छींटों से झिलमिलाता था, फिर अराजकता की तरह ये सांस छोड़ता था और रूपांतरित हो जाता था, शून्यता से उभरता था, असंख्य तरीकों से बदलता था, बिना किसी निश्चित रूप के। यह ऐसा था जैसे कि सभी चीजों के जन्म के युग में स्वर्ग और पृथ्वी ने आकार लिया। यिन और यांग ने सामंजस्य स्थापित किया, क्यूई ने सभी चीजों का निर्माण करने के लिए विलय कर दिया और सभी चीजें बड़ी और क्षय हुई, समृद्ध हुई और नष्ट हो गईं, लगातार पुनर्जन्म में बदलती रहीं। 9 प्राचीन पात्र 9 परतों वाले शिवालय में विलीन हो गए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर रहे हों या एक दुनिया का पुनर्निर्माण कर रहे हों। इस समय शिवालय गहरा और रहस्यमय अथाह हो गया, मानो अराजकता से पैदा हुआ हो, प्राचीन और भव्य। अफसोस की बात है, ली क्विंगक्सू ने अंदर ही अंदर आह भरी। यदि उसके पास गहरी पीली मदर क्यूई जड़ होती तो यह बहुत अच्छा होता। इस समय वह जिस 9 परत वाले शिवालय को परिष्कृत कर रहा था वह केवल दैवीय शक्ति द्वारा निर्मित दिव्य पैटर्न से परिष्कृत था। प्रोफाउंड येलो मदर क्यूई पैगोडा, जो उनके पिछले जीवन में उनके दाव रक्षक थे, की तुलना में ये पैगोडा अब हवा में एक महल जैसा था। ये निचले लोकों में उपयोग के लिए ठीक था, लेकिन एक बार जब लोक में सुधार हुआ, यदि इसे दैवीय सामग्रियों से दोबारा परिष्कृत नहीं किया गया तो यह अंततः पर्याप्त होगा। मैं पहले से ही जीवन के वसंत क्षेत्र के चरम पर हूँ, ये ब्रेकथ्रू का समय है। ली क्विंगक्सू बड़बड़ाया। उसके कड़वे समुद्र के मध्य में जीवन का झरना फूट पड़ा और दिव्य शक्ति का स्रोत उबल पड़ा। समुद्र के तल पर झरने की आंख कई बार चौड़ी हो गई थी, लगातार और अंतहीन रूप से बाहर निकल रही थी, कभी कभी रंगीन रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं। तुरंत उन्होंने अपने मन को शांत किया और ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उनके पवित्र शरीर के भीतर की कोशिकाएं भोजन पाने के लिए छटपटा रही थीं, मानो वे लंबे समय से भूखी हों। जैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हुई, कोशिकाएं प्रसन्न हुईं और बेतहाशा भस्म हो गईं। दावशास्त्र स्वचालित रूप से संचालित हुआ और उसके शरीर के भीतर तुरंत एक शक्तिशाली जीवन उतार चढ़ाव पैदा हुआ। सुनहरा कड़वा समुद्र सूर्य के समान चमकीला था। एक सुनहरी दिव्य चमक प्रतिबिंबित हुई, जिससे पूरा कल्टीवेशन हॉल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। आधे महीने बाद कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान में सुनामी आ गई हो और गड़गड़ाहट हो रही हो, और साथ ही इंद्रधनुष की धारियां फूट पड़ीं। इस समय ली क्विंगक्सू के सुनहरे कड़वे समुद्र में एक शानदार दिव्य इंद्रधनुष आकाश में फैला हुआ था, जो तुलना से परे चमकदार था। अध्याय -24 एकांत खेती। फिर भी दूसरे किनारे पर खो गए। डिवाइन ब्रिज दायरे में कदम रखने के बाद ली क्विंगक्सू अपनी साधना से नहीं जागे, फिर भी लगन से ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। ये शेडिंग द हेवंस वर्ल्ड की तुलना में बहुत बेहतर था। ब्रह्मांड की ऊर्जा एक शुद्ध स्रोत की तरह सर्वव्यापी थी और उसका कड़वा सागर फिर से बदल गया था। पहले यह एक हथेली के आकार का था, लेकिन अब यह एक पूर्ण चक्र बड़ा हो गया है। प्रशिक्षण हॉल के अंदर ली क्विंगक्सू युद्ध के सुनहरे देवता की तरह जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके कड़वे समुद्र के ऊपर एक पुल के समान एक शानदार चमक लटकी हुई थी। ब्रह्मांड की ऊर्जा को निगलने वाली पवित्र शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित विशाल जीवन सार दिव्य पुल में बढ़ गया। समय बीतता गया और खिड़की के बाहर सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से बदलते रहे। कड़वे समुद्र में फैला दिव्य पुल सीधे दूसरे तट तक पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि उसने अपनी दिशा खो दी हो। क्या ये फिर से खोने की आपदा है? ली क्विंगक्सू दिव्य पुल पर खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था। ये खो जाने की अनोखी आपदा थी जो तब घटित हुई जब दिव्य पुल दूसरे तट को पार कर गया। मानव शरीर अनंत रहस्य रखता है। जो कृषक कड़वे समुद्र में फंसना नहीं चाहते, उन्हें इसे मजबूत करना चाहिए। केवल दैवीय शक्ति को विकसित करके, जो कड़वे समुद्र के ऊपर फैली हुई है और दूसरे तट तक ले जाती है, कोई इस संकट से बच सकता है। लेकिन जैसे जैसे दैवीय पुल बढ़ता गया और शून्य क्षेत्र में फैल गया, दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए इसका विस्तार कहाँ होगा? कुछ लोग अपना पूरा जीवन भ्रम के पार देखने में असमर्थ हो जाते हैं, दिव्य पुल के इस छोर पर फंस जाते हैं, कड़वे समुद्र को पार करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये खो जाने की आपदा है। इसके सबसे गंभीर रूप में 5 इंद्रियों को छीन लिया जा सकता है, आध्यात्मिक धारणा खो सकती है, व्यक्ति को जागरूकता से रहित एक बेकार व्यक्ति में बदल दिया जा सकता है।
अधिकांश लोगों को दिव्य पुल पार करते समय कोहरे का सामना करना पड़ता है जो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता है। वे अनिश्चित होते हैं कि कहाँ जाना है। हालांकि ये गंभीर नहीं है, कोई भी इससे शांति से गुजर सकता है क्योंकि यह वास्तव में रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन ली क्विंडिक्सू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पुनः खेती के बाद सब कुछ बेहद सहज हो जाएगा, व्यावहारिक रूप से बिना किसी रुकावट के। उसने यहाँ तक सोचा था कि एक बार दिव्य पुल बन जाने के बाद वह सीधे दूसरे तट पर पहुंच जाएगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अभी पूरी तरह से प्रकट होगा। अंतहीन धुंध छा गई, उसकी संवेदनाएं धीरे धीरे धुंधली हो गईं और उसके दिल में सुप्त विचलित करने वाले विचार बाहर आ गए। यह विपत्ति तो केवल हृदय की परीक्षा लेती है, इस विपत्ति में प्रवेश करने के बाद उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिला। एक अर्थ में, जबकि खोने की आपदा एक परीक्षण है, अगर कोई इस पर काबू पा लेता है तो शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा यह व्यक्ति की सहज अंतर्ज्ञान को जागृत करेगा, अवचेतन को मजबूत बनाएगा, व्यक्ति को भ्रम के पार देखने और सीधे उत्पत्ति को समझने में सक्षम बनाएगा। इस समय धुंध ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था और वह पिंजरे में फंसे किसी व्यक्ति की तरह था जिसके पैरों के नीचे केवल दिव्य पुल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ बढ़ाया जाए। खोई हुई आपदा, जिसे जीवन और मृत्यु परीक्षण के रूप में जाना जाता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर कई प्रतिभाशाली लोगों ने इस विशेष बाधा पर जोर दिया है। दूसरा किनारा कहाँ है? जब मैं एक कदम बढ़ाता हूँ तो दूसरा किनारा ठीक मेरे सामने होता है। ली क्विंडिक्सू की आवाज शांत थी, मानो सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। जैसे ही उसका पैर पड़ा, एक पल में सुनहरे कड़वे समुद्र में उछाल आया और 10,000 फीट की सुनहरी रोशनी उसके पैरों के नीचे फैली हुई गोल्डन लाइट एवेन्यू में बदल गई। बूम, बादल उमड़ आए, गोल्डन लाइट एवेन्यू से टूट गए और दुनिया साफ हो गई। सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। बस एक पल में धुंध छट गई, उसकी पांचों इंद्रियां पुनर्जीवित हो गईं, पहले से भी अधिक मजबूत, और एक रहस्यमय चमक ने उसे घेर लिया, जैसे कि वह बपतिस्मा ले रहा हो। सी ऑफ रील्स के ऊपर शानदार इंद्रधनुषी दिव्य पुल मोटा होते हुए एक सुनहरे पुल में तब्दील होता दिख रहा था। जैसे ही उसका पैर पड़ा, वह तुरंत कड़वे समुद्र के अंत में पहुंच गया। ये स्थान एक शुद्ध भूमि की तरह था जिसमें आकाशीय बादल और ऊंचे आकाश में फैला एक विशाल दाव महल था। दुर्भाग्य से दूसरे तट पर पहुंचने के बाद भी उसे समय और ऊर्जा पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी। वह तुरंत अन्य तट पूर्णता तक नहीं पहुंच सका और इस प्रकार दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र को नहीं खोल सका। ली क्विंडिक्सू ने अपने भीतर परिवर्तन महसूस किया, उसका सार, क्यूई और आत्मा उदात्त हो गई और दिव्य शक्ति बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कड़वे समुद्र ने सुनहरी रोशनी से झिलमिलाते हुए एक और घेरा फैला लिया है। हालांकि उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, उसकी ताकत में सुधार असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था। प्रशिक्षण हॉल में जैसे ही ली क्विंडिक्सू खड़ा हुआ, अचानक एक आभा फूट पड़ी। यह ऐसा था मानो उसके पीछे ब्रह्मांड की ओर देखती हुई एक आकृति धीरे धीरे नींद से जाग रही हो। अतीत की भावना धीरे धीरे वापस आ रही है, ली क्विंडिक्सू ने भावना के संकेत के साथ कहा। फिर वह किनारे चला गया और अपना फोन उठाया। उस पर तारीख 29 नवंबर पहुंच चुकी थी। ये साधना सत्र वास्तव में लगभग 3 महीने तक चला था, लेकिन लाभ बहुत अधिक था। लाइफ स्प्रिंग दायरे के शिखर से दूसरे तट के दायरे के कल्टीवेटर तक छलांग लगाना, यह उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत अधिक तेज था। इतनी तीव्र गति से क्षेत्र की प्रगति के बावजूद उन्हें कोई अस्थिरता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय यह उसके पिछले जीवन की तुलना में और भी अधिक ठोस लगा। जैसे ही उनकी चेतना जागृत हुई, लगभग 2000 वर्ग मीटर का यह प्रशिक्षण हॉल तुरंत सुनहरे सागर से ढक गया। डोमेन इससे अधिक कुछ नहीं है। ली क्विंडिक्सू ने ध्यान से देखा, ये डोमेन उसके सुनहरे कड़वे समुद्र द्वारा प्रकट सेक्रेट बॉडी विजन की तुलना में बहुत कम प्रभावी था। हालांकि यह उसके दायरे के नीचे के राक्षसों पर हमला करने का एक बहुत अच्छा तरीका था। हालांकि यह कुछ चिकन पसली जैसा लग रहा था, मतलब कुछ हद तक बेकार। वह तुरंत अपने विजन का उपयोग नहीं कर सकता था, है ना? बीप, जियांगन बेस सिटी के काउंटी टाउन 0231 से जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ एक रेड टाइड हुआ है। कृपया गोलमेज सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़ें। कमरे के अंदर बुद्धिमान सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक गूंज उठी। चूहे का ज्वार, मुझे कुछ याद आ रहा है। जैसे ही ली क्विंडिक्सू के शब्द गिरे, उसकी आकृति भी कमरे से गायब हो गई। उसी समय लिमिट मार्शल आर्ट्स हॉल मुख्यालय के हेलीपैड पर एक रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट मुख्यालय के ऊपर से उड़कर आकाश में गायब हो गया। क्या हॉल मास्टर एकांत से बाहर हैं? हमें कोई संदेश क्यों नहीं मिला? नहीं, हॉल मास्टर के लड़ाकू विमान को किसने भगाया? ... इस बीच काउंटी टाउन 0231 में राक्षसों के घने समूह को देखते हुए प्रत्येक राक्षस का आकार केवल 30 सेंटीमीटर था, जो मानव हथेली से थोड़ा बड़ा था। चूहे का ज्वार, लुओ फैंग तुरंत चौंक गया। रेड टाइड, जिसे चूहा आपदा के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब था कि एक युद्धदेव स्तर का विशेषज्ञ भी अंतहीन रेड टाइड से घिरा होने पर निश्चित रूप से मर जाएगा। ये सघन रेड टाइड असीमित नहीं लग रहा था, इसने पूरे राजमार्ग को कवर किया और इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर तक फैली हुई थी। इस विशेष रेड टाइड में निश्चित रूप से हजारों राक्षस शामिल थे, जिन्हें पहले से ही एक छोटा रेड टाइड माना जाता था। तो लुओ फैंग के पास केवल एक ही विकल्प था, भाग जाना। उसकी नज़र में 3 लोगों ने पहले ही अपने हथियार फेंक दिए थे, प्रत्येक तेजी से दौड़ रहा था। उनके पीछे रेड टाइड लगातार बंद हो रहा था और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। धतेरी की, सैन्य क्षेत्र अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? अगर वे जल्द नहीं आए तो इस बार हम सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। नहीं मैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, सभी बेबसी और दर्द से भरे हुए थे। उनकी अधिकतम दौड़ने की गति इन रेड टाइड से कहीं अधिक तेज हो सकती है। हालांकि अधिकतम गति पर होने के कारण इसका टिकना तय नहीं था। सैन्य क्षेत्र, जल्दी आओ। ये स्थान सैन्य क्षेत्र के बहुत करीब है, वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? उन सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके पैर सुन्न हो गए हों। अत्यधिक मांसपेशियों की थकान ने उन्हें गति बढ़ाने से रोक दिया। इस बीच लुओ फैंग अपना युद्ध चाकू और ढाल लेकर 60 मीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति बनाए रखते हुए उड़ गया। लुओ फैंग के पास पहले से ही रेड टाइड पर महत्वपूर्ण बढ़त थी और उसने जल्द ही उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। अचानक लुओ फैंग आश्चर्य से बोला। दूर आकाश में प्रकाश की एक लाल रंग की रेखा आकाश को काटती है। केवल जब प्रकाश की वह लाल रेखा निकट आई तो लुओ फैंग ने उसे स्पष्ट रूप से देखा। ये वास्तव में एक रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट था और यह उसे एक भयंकर उड़ने वाले राक्षस की तरह महसूस हुआ। अध्याय 25, युवा लॉर्ड लुओ को थोड़ा झटका दें। हुश, हवा में लटके रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट ने स्वचालित रूप से अपनी हैच खोल दी। सफेद वस्त्र पहने एक युवक बाहर आया और शून्य क्षेत्र में खड़ा हो गया। उसके काले बाल धीरे से लहरा रहे थे और उसकी आंखें 2 चमकते सितारों की तरह चमक रही थीं। ये वह है, ली क्विंडिक्सू। लुओ फैंग ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें झपकी, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने मार्शल आर्टिस्ट युद्ध मूल्यांकन के दौरान केवल एक बार देखा था, वह अब शून्य क्षेत्र में खड़ा हो सकता है। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि केवल 3 छोटे महीनों में ली क्विंडिक्सू पहले से ही युद्ध देवता स्तर को पार करते हुए एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन गया था। ऐसे अस्तित्व को, एक अकेले व्यक्ति को पूरे राष्ट्र द्वारा एक समान माना जा सकता है। वह पहले से ही मानव समाज के शिखर पर था। यह कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति मनुष्यों के बीच एक ईश्वर तुल्य अस्तित्व था।
वह इतनी जल्दी खेती कैसे कर सकता है? लुओ फैंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक चकित थी। मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के बाद से वह केवल उच्च स्तरीय योद्धा स्तर तक ही पहुंच पाया था और उसका सबसे गौरवपूर्ण दिव्य विचार केवल मध्यवर्ती सरदार था जो मुश्किल से एक उच्च स्तरीय सरदार की ताकत तक पहुंच पाया था। फिर भी वह व्यक्ति पहले से ही मानवता के शिखर पर खड़ा था। क्या यह अंतर सचमुच इतना बड़ा था? लुओ फैंग, तुम क्या घूर रहे हो? भागो! बुरी तरह भाग रहे 3 व्यक्तियों में से किसी ने लुओ फैंग को पहचान लिया और तुरंत उस पर चिल्लाया। घना रेड टाइड उन्हें पकड़ने ही वाला था, फिर भी लुओ फैंग, जो सबसे आगे चल रहा था, अचानक रुक गया और आकाश की ओर देखने लगा। आसमान में क्या देखना बहुत अच्छा था। यदि वह देखता रहा तो वह चला गया होगा। आप नहीं समझे? लुओ फैंग आह भरते हुए अपना सिर हिलाते हुए होश में वापस आया। उनकी नज़र में शून्य दायरे में खड़े ली क्विंगडिक्सू ने एक कदम आगे बढ़ाया। स्विश! मानो टेलीपोर्टिंग करते हुए वह तुरंत जमीन पर प्रकट हुआ और अकेले ही हजारों की संख्या में भयानक रेड टाइड का सामना कर रहा था। गड़गड़ाहट! एक सुनहरी रोशनी आकाश को धुंधला करती हुई प्रतीत हो रही थी और समुद्र की बढ़ती लहरों की तरह एक भयानक गर्जना राजमार्ग पर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी स्वयं कांप रही है और आसपास के पहाड़ों से लगातार चट्टानें गिर रही हैं। अरे बकवास! क्या हुआ? हिंसक हंगामे ने बुरी तरह से भाग रहे 3 व्यक्तियों को अपने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। यह क्या है? ये तीनों अपने से पहले लुओ फैंग की तरह जगह जगह स्तब्ध थे। उनके सामने का दृश्य कुछ ऐसा था जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सफेद लबादा पहने एक आदमी किसी अज्ञात स्थान पर उनके पीछे राजमार्ग पर दिखाई दिया था। इसके अलावा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने एक अतुलनीय शानदार सुनहरी रोशनी उभरी जो सूरज की तरह चमकदार थी और समुद्र की लहरों के उठने जैसी आवाज भी आ रही थी जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे समुद्र के किनारे खड़े हैं, एक अंतहीन सुनहरे समुद्र का सामना कर रहे हैं। चूहे का ज्वार जो उनका पीछा कर रहा था अब पूरी तरह से सुनहरे सागर से ढका हुआ था। उसके भीतर के घने रेड टाइड में कोई भी चमक नहीं थी, वह पूरी तरह से समृद्ध सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। एक सांस, 2 सांस, समय की 2 सांसों में विशाल समुद्र की तरह सुनहरा सागर गायब हो गया। पूरी दुनिया में सिर्फ सफेद लिबास वाले आदमी की आकृति ही बची नजर आती थी और उसके सामने घना रेड टाइड बिल्कुल शांत था, मानो वे सभी लाशें बन गए हों। हे भगवान, वह वास्तव में रेड टाइड से अकेले ही निपट गया। यह एक युद्ध देवता स्तर का विशेषज्ञ है। तीनों वहीं जड़ होकर खड़े रहे, मानो डर गए हों। लुओ फैंग भी अपने सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गया। क्या वह गॉड लेवल से परे एक अद्वितीय विशेषज्ञ ऐसा ही था? उसने ये भी नहीं देखा कि उसने अपनी चाल को कैसे क्रियान्वित किया। वहां केवल चमकीला सोना अचानक फूटा और फिर हजारों चूहे राक्षसों को तुरंत निपटा दिया गया। छोटे राक्षसों का यह सफाया वास्तव में काफी प्रभावी है। जैसे ही हल्की सी बड़बड़ाहट सुनाई दी, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पीछे मुड़ा। ये वह है। उन तीनों में से एक अचानक घबराकर चिल्लाया। ली क्विंगडिक्सू के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने लुओ फैंग पर नजर डाली, फिर एक कदम बढ़ाया और एक पल में आकाश में मंडरा रहे आदिम ज्ञान लड़ाकू विमान के पास लौट आया। जैसे ही हैच बंद हुआ, फाइटर जेट एक बार फिर लाल उल्का में बदल गया, हवा को तोड़ता हुआ निकल गया। वह कौन है? वान डोंग। क्या आप इस सुपर विशेषज्ञ को जानते हैं? हे। अपने 2 साथियों के सवाल सुनकर वान डोंग ने कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन निपटान के दौरान केवल अपने पर्यवेक्षक और उस विशेषज्ञ के सामने लोगों के एक समूह को देखा था जो उस विशेषज्ञ को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। और यदि वह वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ को जानता था तो वह भी यहाँ कैसे हो सकता है? मुझसे पूछने के बजाय आपको उससे पूछना चाहिए। वे दोनों डोजो ऑफ लिमिट से हैं। वान डोंग ने लुओ फैंग की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था और कहा, लुओ फैंग, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? क्या आप हमें कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं? मुझसे पूछना बेकार है। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं उसे जानता हूँ। लुओ फैंग, जो कुछ ही दूरी पर था, भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उसके सामने वान डोंग में उसकी सामान्य शीतलता और उदासी नहीं थी, वहाँ केवल थकावट थी और किसी आपदा से बचने की खुशी थी। लगभग 300 लीग दौड़ना और जीवन या मृत्यु से बचना शारीरिक शक्ति पर अविश्वसनीय रूप से बोझ डालने वाला था। यहाँ मेरे पास केवल ये 3 उच्च ऊर्जा वाली चीनी की गोलियां और एक वाटर ब्लैडर है। लुओ फैंग ने अपने बैकपैक की साइड वाली जेब से एक बैग निकाला और 3 गोलियां बनाई। जैसे ही उसने उन्हें सौंपा, वान डोंग और अन्य 2 ने तुरंत एक उच्च ऊर्जा वाली चीनी की गोली निगल ली और पानी का मूत्राशय जल्दी से विभाजित हो गया और सूखा पी गया। लुओ फैंग, धन्यवाद। वान डोंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे बगल वाला व्यक्ति वान के है और दूसरा जियांग तू है। मैंने लंबे समय से मैडमैन लुओ के महान नाम के बारे में सुना है। मैडमैन लुओ, तुम्हारी यह उच्च ऊर्जा वाली चीनी की गोली दुर्लभ व्यंजनों से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं भूख से मर रहा था और अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लुओ फैंग और वान डोंग के तीनों चले और बातचीत की। लुओ फैंग, क्या आप वास्तव में उस सफेद वस्त्र वाले सुपर विशेषज्ञ को नहीं जानते? मैं संभवतः उसे कैसे जान सकता हूँ? लुओ फैंग भी थोड़ा असहाय था। यदि वह वास्तव में उसे जानता तो कई चीजें इतनी परेशानी वाली नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि वह विशेषज्ञ आपको पहचान गया था। आप जानते हैं। अभी उसने तुरंत जाने से पहले पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा। वान डोंग की आंखों ने लुओ फैंग को संदेह से देखा। उसने यह नहीं सोचा था कि वह सुपर विशेषज्ञ विशेष रूप से उन तीनों को देखने के लिए मुड़ा था। उपस्थित लोगों में से केवल लुओ फैंग के पास ही वह संभावना थी। वान डोंग को ये कहते हुए सुनकर लुओ फैंग भी थोड़ा भ्रमित हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसने ली क्विंगडिक्सू को पहले कभी नहीं देखा था और उसके परिवार को भी ऐसे विशेषज्ञ को नहीं जानना चाहिए। लुओ फैंग ने अचानक धीमी आवाज निकाली। उसे याद आया कि मार्शल आर्टिस्ट के मूल्यांकन के दौरान चौराहे पर ली क्विंगडिक्सू ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर से हिलाया था, जैसे कि वह उसे लंबे समय से जानता हो। क्या मैं वास्तव में उसे तब जान सकता था जब मैं छोटा था? लेकिन मुझे इसकी कोई याद क्यों नहीं है? इस समय लुओ फैंग भी अनिश्चित था, वह भी इस अचानक स्थिति से भ्रमित था। प्राइमरियल विजडम फाइटर जेट के अंदर ली क्विंगडिक्सू के चेहरे पर मुस्कान थी। लुओ फैंग की हतप्रभ अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बीप, मिस्टर ली, नीचे वॉर गॉड लेवल ऊर्जा में उतार चढ़ाव का पता लगाया गया है। जैसे ही इंटेलिजेंस सिस्टम की आवाज आई, एक 3D वर्चुअल प्रोजेक्शन तुरंत केबिन में दिखाई दिया जो नीचे के बाहर का दृश्य दिखा रहा था। अध्याय 26, स्तर 3 चूहा झुंड का समाधान। वह युद्ध का देवता होना चाहिए जिसे रेड टाइड ने घेर कर मार डाला था। ली क्विंगडिक्सू ने प्रक्षेपित छवि को देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी खून से लथपथ एक ऊंची इमारत पर खड़ा था जो अंतहीन लड़खड़ाते रेड टाइड से घिरा हुआ था। इतना विशाल रेड टाइड बनाने के लिए उनकी संख्या करोड़ों में होनी चाहिए। ये डोजो मास्टर का लड़ाकू जेट है। लू गैंग की आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। संपूर्ण डोजो ऑफ लिमिट्स के भीतर केवल डोजो मास्टर के पास ऐसा फाइटर जेट था जो एक उड़ते हुए खतरनाक जानवर की तरह आकाश में उड़ रहा था। लेकिन जब उसने केबिन का दरवाजा खुला देखा और आकृति उभरी तो वह तुरंत दंग रह गया। ये युवक कौन है? वह डोजो मास्टर के लड़ाकू विमान की सवारी क्यों कर रहा है? ये खत्म हो गया है। नहीं, रुको, हिस, वह वास्तव में मध्य हवा में खड़ा है। वह वॉर गॉड लेवल से परे है।
लू गैंग की अभिव्यक्ति कई बार बदली, आशा से निराशा, फिर आश्चर्य और तुरंत वापस आशा में। क्या इस आदमी को चूहों ने मूर्खतापूर्वक पीटा है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को देखकर जो चेहरा बदलने की हरकत कर रहा था, ली क्विंगडिक्सू को लगा कि अगर उसने उसे बचा भी लिया तो यह उसे बिल्कुल न बचाने के बराबर होगा। सीनियर, मैं डोजो ऑफ लिमिट से लू गैंग हूँ, सीनियर मुझे बचा लो। लू गैंग को अब उम्र की परवाह नहीं थी, वह उन्हें सीनियर कहकर बुलाते रहे। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये युवा वॉर गॉड लेवल से परे विशेषज्ञ बस केबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। उसे डर था कि अगर वह बोला नहीं तो यह आदमी चला गया तो क्या होगा। सीमाओं के डोजो से जैसे ही आवाज आई, ली क्विंगडिक्सू पहले से ही उसके पास खड़ा था। हाँ वरिष्ठ। लू गैंग को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह इस समय सीनियर शब्द कहने में कितना कुशल हो गया था। ओह काफी कुछ है ना। बाहर देखने पर घना रेड टाइप काले समुद्र में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा था, और जिस ऊंची इमारत पर वे थे वह उस काले समुद्र पर बत्तख के टुकड़े की तरह थी। वरिष्ठ चलो चलें, वहाँ बहुत सारे चूहे जैसे खतरनाक जानवर हैं। लू गैंग ने भयभीत होकर अपने पैरों के नीचे रेड टाइप को देखा और सुझाव दिया। वह वास्तव में इस चूहे के ज्वार से भयभीत था, यह अंतहीन लग रहा था और वह पहले से ही हत्या करके थक गया था, फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमी नहीं हुई। हालांकि यह सीनियर वॉर गॉड लेवल से परे का विशेषज्ञ था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर इस सीनियर ने सचमुच रेड टाइप से लड़ाई की तो उसे भी उसकी तरह ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं पहले ही आ चुका हूँ और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। ली क्विंगडिक्सू ने उसकी ओर देखा, लेकिन लू गैंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ली क्विंगडिक्सू ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। अगले ही पल गड़गड़ाहट। ली क्विंगडिक्सू के शरीर के भीतर से बढ़ती सुनामी जैसी आवाज निकली। तेज सुनहरी रोशनी के उद्भव के साथ साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी होने लगी। अगले ही पल एक काला विशाल हाथ शून्य क्षेत्र से ठोस हो गया और फिर हिंसक रूप से जमीन की ओर पटक दिया। बूम। घने काले रेड टाइड में तुरंत 1000 मीटर व्यास वाली जगह दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल ये फिर से घने चूहों जैसे खतरनाक जानवरों से भर गया। ली क्विंगडिक्सू ने कुछ नहीं कहा, केवल वर्ल्ड ग्रेट हैंड सील खोल दी। काली हथेलियां जिनमें से प्रत्येक आकाश को ढकने में सक्षम प्रतीत होती हैं, भारी मात्रा में नीचे आ गईं। बूम बूम। ढहते पहाड़ों की तरह तेज गर्जनाएं घने चूहे के ज्वार के माध्यम से गूंजती थीं। कितना क्रूर। पास खड़ा लू गैंग अवाक रह गया। वह जानता था कि वॉर गॉड लेवल और वॉर गॉड लेवल से परे के बीच का अंतर बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने एक बार फिर उसकी समझ को बदल दिया। हवा से प्रकट होने वाली उन काली हथेलियों में से प्रत्येक में एक शक्ति थी जिससे उसका दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर उसने एक भी वार किया तो वह तुरंत मर जाएगा। डोजो में ऐसा विशेषज्ञ कब सामने आया? मैंने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं। लू गैंग को अंदर से थोड़ी हैरानी महसूस हुई। वर्ल्ड ग्रेट हैंड सील का उपयोग करना अभी भी आरामदायक है। इन छोटे राक्षसों को साफ करने की गति एक डोमेन की तुलना में बहुत तेज है। अपने सामने के दृश्य को देखकर ली क्विंगडिक्सू आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने पूरे 10 मिनट तक लगातार प्रति सेकंड एक वर्ल्ड ग्रेट हैंड सील खोली। प्रभाव तत्काल था। आसपास का वातावरण पहले से ही खाली था और ऐसा लग रहा था कि जमीन कुछ सेंटीमीटर तक धसी हुई है। जहां तक खरबों चूहे जैसे खतरनाक जानवरों की बात है, वे पहले ही जमीन में विलीन होकर खूनी गुदे में बदल चुके थे। हालांकि रेड टाइड की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन बड़ी संख्या में 20 सोल्जर रैंक के लोग थे, जिनमें कम संख्या में 20 जनरल थे। दूसरी तरफ जब लुओ फैंग और अन्य सैन्य क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट सप्लाई बेस पर पहुंचे तो मार्शल आर्टिस्टों का एक बड़ा समूह पहले से ही वहां इकट्ठा हो चुका था। पागल, मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे। पागल, क्या तुमने काउंटी 0-2-3-1 में और लियू और अन्य लोगों को देखा? सप्लाई बेस में प्रवेश करते हुए लुओ फैंग को जानने वाले कई मार्शल कलाकार पूछताछ करने और उनका स्वागत करने आए। आखिरकार रेड टाइड का प्रकोप एक बहुत ही खतरनाक घटना थी। सौभाग्य से इस बार यह केवल लेवल 3 रेड टाइड था और इसकी विनाशकारिता बहुत अधिक नहीं थी। यदि यह पौराणिक लेवल 1 रेड टाइड होता तो इसे पूरे जियांगन बेस सिटी के लिए एक तबाही माना जा सकता था। शाम को आकाश में काले बादल छा गए, जमीन पर तेज हवा चलने लगी और समय समय पर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। भयंकर गर्जना के साथ भारी वर्षा होने लगी। सप्लाई बेस पर एक सीढ़ीदार विला की छत पर लुओ फैंग बरामदे पर बैठा था। कप्तान, मैं ठीक हूँ। मैं भाग्यशाली था कि उस सुपर विशेषज्ञ ने मुझे बचा लिया। भाई चेन, मिमी, मैं ठीक हूँ। भाई टाई, हाँ, बेशक मैं जीवित हूँ और ठीक हूँ। लुओ फैंग ने कई कॉलें ली। ये स्पष्ट था कि लेवल 3 रेड टाइड की खबर पहले ही फैल चुकी थी और जियांगन बेस सिटी के कई मार्शल कलाकारों को भी इसके बारे में पता था। हर बार जब चूहा ज्वार या उससे भी अधिक भयानक चीटी ज्वार आता था तो वह मानव मार्शल कलाकारों के लिए भारी क्षति का समय होता था। तीसरे स्तर का चूहा ज्वार और इतने सारे लोग मर गए। पौराणिक लेवल 1 रेड टाइड के बारे में क्या? और मनुष्यों और राक्षसों के बीच पौराणिक और भी अधिक भयानक युद्ध के बारे में क्या? राक्षसों और मनुष्यों के बीच का युद्ध 2 सभ्यताओं के बीच का युद्ध था, 2 जातियों के बीच का युद्ध था। एक बार जब युद्ध शुरू हुआ तो जमीन पर रहने वाले विभिन्न खतरनाक जानवरों के अनगिनत झुंड, साथ ही अनगिनत उड़ने वाले खतरनाक जानवर आकाश को ढक लेंगे। आकाश में अनगिनत खतरनाक जानवर उड़ रहे थे, जमीन पर अनगिनत खतरनाक जानवर थे, जमीन के नीचे दबे हुए खतरनाक जानवर थे और झीलों में खतरनाक जानवर थे। चूहा ज्वार, चींटी ज्वार आदि इसका एक हिस्सा मात्र थे। ये सबसे भयानक युद्ध था। राक्षस हम इंसानों के नश्वर दुश्मन हैं। आजकल समुद्र राक्षसों का क्षेत्र है, जबकि जमीन पर इंसानों को थोड़ा फायदा है। हवा में राक्षसों को फायदा होता है और इंसानों को अपने बेस शहरों के भीतर से बचाव और जवाबी हमला करने के लिए मजबूर किया जाता है। लुओ फैंग को पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि राक्षसों का वध केवल मार्शल कलाकारों द्वारा किया गया था, लेकिन आज आखिरकार उसे समझ में आ गया। राक्षसों में पूरी तरह से पृथ्वी से मानवता को मिटा देने की क्षमता थी। यदि मानवता नष्ट हो गई तो माता पिता, रिश्तेदार, संस्कृति या दाव किस काम के रहे? मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। लुओ फैंग की नजर दूर की अंतहीन दुनिया पर पड़ी और मधोशी में उसे उस सफेद लिबादे वाले युवक की आकृति दिखाई देने लगी। कम से कम उसे अपने दायरे तक पहुंचने की जरूरत थी या उससे भी आगे निकलने की। इस समय लुओ फैंग की आंखें असाधारण रूप से दृढ़ थीं। वे सभी सहकर्मी थे। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उससे कमतर है। बूम, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और कभी कभी बिजली की चमक आसमान से गिरती हुई दिखाई दी। अध्याय -27 शहर 003 नष्ट। जियांगन बेस सिटी में बड़े आवासीय क्षेत्र के भीतर जहां डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्य मुख्यालय स्थित है, पूरे बेस सिटी में डोजो ऑफ लिमिट्स के लगभग 90% मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। 3 मंजिला सफेद विशाल विला के अंदर सुखदायक संगीत गूंज रहा था। इस समय डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य मुख्यालय के अध्यक्ष और 3 मुख्य पर्यवेक्षक सभी उपस्थित थे। एक बड़ी आयताकार डाइनिंग टेबल पर ली क्विंगडिक्सू सिर पर बैठे थे। उनके बगल में काउंसिल सदस्य जू, जिनसे वह पहले मिल चुके थे, बैठे थे। यह मामला वास्तव में परिषद सदस्य ली का बहुत बड़ा श्रेय है, अन्यथा मेरे पुराने मित्र का दुखद अंत हो सकता था। जूशी ने उसके सामने वाइन का गिलास उठाया और ली क्विंगडिक्सू को टोस्ट किया। वह मूल रूप से यूरोपीय संघ में ग्वाजू द्वारा आयोजित एक मिशन पर थे, इसलिए जब लेवल 3 रेड टाइड हुआ तो उनके पास लौटने का समय नहीं था।
ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके पुराने दोस्त लू गैंग ने शाम को उससे संपर्क नहीं किया और कहा कि वह लेवल 3 रेड टाइड से गिर गया था और लगभग मर गया था। सौभाग्य से परिषद सदस्य ली के समय पर पहुंचने से उसे बचा लिया गया। फिर उन्होंने जूशी से पूछा कि काउंसिल सदस्य ली को धन्यवाद देने के लिए उन्हें किस तरह का उपहार भेजना चाहिए। जूशी ने तुरंत लू गैंग को बताया कि उनके परिषद सदस्य स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए साधारण उपहार प्रभावी नहीं थे, और जहां तक की बात है कि उनके लिए क्या उपयोगी होगा, लू गैंग अपनी ताकत के साथ निश्चित रूप से इसे वहन नहीं कर सकता था। इस प्रकार जूशी ने तुरंत यूरोपीय संघ से एक फाइटर जेट लिया और लू गैंग की ओर से ली क्विंगक्सू को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए वापस चले गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिरी बार उसने ली क्विंगक्सू को 3 महीने पहले मार्शल आर्टिस्ट युद्ध मूल्यांकन के दौरान देखा था, और वह तब केवल एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट था। लेकिन 3 महीने बाद वह पहले ही उनकी तरह वह गॉड लेवल को पार करते हुए काउंसिल सदस्य बन चुके थे। उनके पास इस कल्टीवेशन स्पीड को सावधानी से न बरतने का कोई कारण नहीं था। हाँ, ये सिर्फ सुविधा की बात थी। परिषद सदस्य जू इसे इतना भव्य बना रहे हैं। ली क्विंगक्सू मंद मंद मुस्कुराए, अपना गिलास उठाया और उसे मिला दिया। लेवल 3 रेड टाइड को हल करके आपने कई लोगों की जान बचाई और आपने लू गैंग की जान भी बचाई। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की मदद की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले आऊंगा। खाने की मेज पर मौजूद अन्य लोगों ने अपनी चॉपस्टिक को छूने की हिम्मत नहीं की, केवल चुपचाप उन दोनों को बातचीत करते हुए देखा। इसका कारण ताकत और स्थिति में असमानता थी। यहाँ तक कि जियांगन डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य मुख्यालय के अध्यक्ष और युद्ध के देवता जो योंगजेंग भी केवल मुस्कुराहट के साथ देख सकते थे, हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उपस्थित अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। युद्ध देव स्तर से परे एक बिजलीगर मनुष्यों के बीच एक दैवीय रैंक था। उनका एक भी शब्द उपस्थित सभी लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता था। 3 दौर की ड्रिम के बाद जूशी ने भी विदाई ली। उनका अपना मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा देर रुकना उचित नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो ली क्विंगक्सू ने भी सभी को अलविदा कह दिया। विदाई परिषद सदस्य जू, विदाई परिषद सदस्य ली। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और उन दोनों के पीछे चिल्लाते हुए चल दिए। अरे हाँ, ली क्विंगक्सू को कुछ याद आया और उन्होंने भीड़ में जुगेताओ की ओर देखते हुए कहा, आप काफी अच्छे हैं। मैं मुख्यालय से आपके लिए ड्रैगन रक्त के एक हिस्से की व्यवस्था करूंगा। ड्रैगन खून। तुरंत हर कोई चिल्लाया। यहाँ तक कि परिषद के सदस्य जूशी ने भी ली क्विंगक्सू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह 80 अरब मूल्य की चीज थी और उसने अभी कहा कि वह इसे दे देगा। ये बहुत मूल्यवान है। जुगेताओ के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी और फिर वह क्षणिक बेचैनी के साथ बोला। डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य मुख्यालय के पर्यवेक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन रक्त के प्रभाव और कीमत को जानते थे। हालांकि वह वास्तव में इसकी इच्छा रखता था। उसने खुद से पूछा कि उसने काउंसिल सदस्य ली की मदद के लिए क्या किया है। यदि उसने इसे स्वीकार कर लिया तो उसे लगा कि भले ही उसने युद्ध देवता स्तर हासिल कर लिया हो, जिसके लिए वह हमेशा से तरस रहा था, फिर भी वह अंदर से असहज महसूस करेगा। कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ ड्रैगन के खून का एक हिस्सा है। ली क्विंगक्सू ने अपना हाथ लहराया। उन पर जुगेताओ की बहुत अच्छी छाप थी। उसे युद्ध का देवता बनने में मदद करना केवल सुविधा की बात थी। हालांकि फिलहाल उसके खाते में 80 बिलियन नहीं है, लेकिन जंगल में कुछ राक्षसों को मारना पर्याप्त होगा। इसके अलावा वह इस समय अपनी मांसपेशियों को फैलाने के लिए कुछ राक्षसों को खोजने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। धन्यवाद परिषद सदस्य ली। इस समय जुगेताओ का चेहरा पहले से ही एक बेकाबू मुस्कान से चमक रहा था। चल दर। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, ली क्विंगक्सू ने प्राइमेडियल विजडम फाइटर जेट में कदम रखा और फिर फाइटर जेट रात के आकाश से होकर गायब हो गया। जुगे, तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। परिषद के सदस्यों ली क्विंगक्सू और जूशी के चले जाने के बाद डोजो ऑफ लिमिट्स के मुख्य मुख्यालय के अध्यक्ष जो योंगजेंग ने जुगेताओ को ईर्ष्या से देखा। हाँ, भाग्य भाग्य। चलो चलें, मेरी दावत। हम पूरी रात जी भर कर पिएंगे। यदि वह पहले मुश्किल से अपने दिल में खुशी को दबा सकता था तो अब जुगेताओ इसे रोक नहीं सकता था। ऐसा लगा मानो आसमान से पाई गिरी हो और उसने ही उसे उठाया हो। एक उच्च स्तरीय सरदार और युद्ध के प्राथमिक देवता के बीच का अंतर केवल ताकत में नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्थिति और लाभों में था। एक बार जब उन्होंने युद्ध के देवता बनने की सफलता हासिल कर ली तो उन्हें राष्ट्रपति पद पर भी मौका मिलेगा। आप हमजोली हैं। राष्ट्रपति जो योंगजेंग ने जुगेताओ की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। आदिम ज्ञान लड़ाकू जेट रात के आकाश को पार कर गया और तट के पास एक शहर के ऊपर रुक गया। हैच खुल गया और ली क्विंगक्सू की आकृति एक सुनहरे उल्का की तरह मुख्य शहरी क्षेत्र की एक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बूम, तेज आवाजों की एक श्रृंखला के साथ इमारतें एक के बाद एक ढह गईं और हर जगह धूल और मलबा उड़ गया। दहाड़। विभिन्न राक्षसी दहाड़ें पूरे मुख्य शहरी क्षेत्र में लगातार गूंजती रहीं। एक सुनहरी आकृति एक मानव बुलडोजर की तरह ढह गई इमारतों को छोड़कर चली गई और राक्षसों का विनाश कर दिया। ली क्विंगक्सू ने वृद्धि के लिए किसी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने द्वारा देखे गए प्रत्येक राक्षस को नष्ट करने के लिए अपने संभौतिक शरीर की शुद्ध शक्ति का उपयोग किया। चाहे वह 20 जनरल लेवल हो या लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर, वे अपने मरने के क्षणों में केवल एक सुनहरी मूर्ति को अपने 20 मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। केवल एक दर्जन मिनट में ऐसा लगा कि पूरी सड़क समतल हो गई है, कोई भी साबुत इमारत नहीं बची है। मुख्य शहरी क्षेत्र में हुए हंगामे ने आसपास की मार्शल आर्टिस्ट टीमों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से रात में वह सुनहरी रोशनी सचमुच आकर्षक थी। हे भगवान, वह सुनहरी रोशनी क्या है? क्या वह इंसान है? उसने वास्तव में एक पूरी सड़क को नष्ट कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि यह सिटी नंबर 003 था, जो पूरे यूरेशिया में सबसे भयानक क्षेत्रों में से एक था। इसकी सीमा समुद्र से लगती थी, इसलिए कुछ नदी चैनलों में कई समुद्री राक्षस थे। इसने पूरे एशिया में इमारतों की लगभग सबसे विविध श्रृंखला का दावा किया, जिसके कारण यहाँ राक्षसों की आश्चर्यजनक संख्या भी पैदा हुई। वहाँ कई प्रभु स्तर के राक्षस थे और यहाँ तक कि प्रभु स्तर से भी आगे के राक्षस यहाँ जमे हुए थे। कई शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकार राक्षसों का शिकार करने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ तक कि हुआक्सिया देश के अन्य बेस सिटी के मार्शल कलाकार भी विशेष रूप से यहाँ यात्रा करेंगे। ये स्थान व्यावहारिक रूप से मानव मार्शल कलाकारों और राक्षसों के बीच क्रूर लड़ाई का एक प्रमुख आधार था। और इस समय पृथ्वी पर भगवान की तरह एक चमकदार सुनहरी आकृति सब कुछ नष्ट कर रही थी। यहाँ एक बड़ा आदमी छिपा हुआ है। नदी के किनारे एक बड़ी इमारत को देखते हुए ली क्विंगक्सू की आकृति रुक गई। भीतर से निकलने वाली आभा काउंसिल सदस्य जू की आभा के बराबर थी। जाहिर है वहाँ एक राजा स्तर का राक्षस था। अध्याय 28 राजा स्तर के राक्षसों का वध, एकांत में साधना। दहाड़। एक भव्य रंगमंच जैसी इमारत के भीतर से एक उग्र जानवर की दहाड़ गूंज उठी। धुंधली इमारत में मूर्तियों के आकार की 2 लाल रंग की जानवरों की आंखें दिखाई दी। वह खाने के बाद अपने दांत ब्रश नहीं करता, कैसी बदबू है। ली क्विंगक्सू ने थोड़ी सी बाहें चढ़ा ली। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक अप्रसन्न थी। ऊपर से आ रही दुर्गंध ने स्वादिष्ट रात्रिभोज का आनंद लेने के उसके अच्छे मूड को बर्बाद कर दिया। अगले ही पल दैवीय शक्ति उसके कड़वे समुद्र से उभरी, जिसने उसे युद्ध के एक शानदार सुनहरे देवता में बदल दिया। एक ही कदम के साथ एक धुंधला दाव आरेख दिखाई दिया। आपको खुश होना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक क्यूई के बिना चीजें नहीं खाता।
उसकी आवाज़ अभी भी जगह जगह गूंज रही थी, लेकिन लिक्विंदिक्सु की आकृति पहले ही इस भगवान स्तर के राक्षस के सिर के ऊपर दिखाई दे चुकी थी। सुनहरी मुट्ठी बिना किसी फैंसी चाल के लगभग 20 मीटर लंबे मगरमच्छ जैसे प्राणी के सिर पर जोर से मारी गई। शून्य क्षेत्र कांप उठा और सुनहरी मुट्ठी पहाड़ की तरह थी। बूम! पूरी विशाल इमारत तेज धमाके के साथ हिल गई। अगले ही पल एक जोरदार झटके की आवाज़ फिर से सुनाई दी। लिक्विंदिक्सु का पूरा शरीर इस लॉर्ड स्तर के मगरमच्छ राक्षस की गर्दन को जमीन पर पटक कर दबा रहा था। सुनहरी मुट्ठियां मूसलाधार बारिश की तरह बड़ी और बड़ी होती गईं, अविश्वसनीय रूप से हिंसक शक्ति के साथ नीचे गिरती गईं, यहाँ तक कि शून्य क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक मुक्के मारकर उसने राक्षस के सिर को जमीन पर पटक दिया। एक पीएफएफ के साथ ध्वनि, यह विस्फोट हो गया। इस लॉर्ड स्तर के राक्षस का सिर विस्फोट से अलग हो गया था और इतने तेज झटकों को झेलने में असमर्थ ये बड़ी इमारत भरभराकर ढह गई। कर्मचारियों को मेरे प्रेषित स्थान पर आने की व्यवस्था करें और मुझे एक राक्षस से सामग्री इकट्ठा करने और बेचने में मदद करें। अपने पैरों पर राक्षस की लाश को देखते हुए लिक्विंदिक्सु ने अपना फोन निकाला और लिमिट के मुख्यालय को फोन किया। ठीक है परिषद सदस्य ली, मैं तुरंत लड़ाकू विमान से युद्ध के देवता के आने की व्यवस्था करूंगा। जैसे ही उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, लगभग 20 मीटर लंबा एक सींग वाला मगरमच्छ गहरे गड्ढे में चुपचाप पड़ा रहा। कुछ ही देर में कई वॉर गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्टों ने हंगामा सुना और दौड़ पड़े। जब उन्होंने भगवान स्तर के एक सींग वाले मगरमच्छ राक्षस की लाश देखी तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और इच्छा से भी, लेकिन उन्होंने केवल दूर से देखने की हिम्मत की, थोड़ा सा भी पास आने की हिम्मत नहीं की। एक मार्शल आर्टिस्ट जो लॉर्ड स्तर के राक्षस को मार सकता है उसे काउंसिल का सदस्य होना चाहिए जिसने वॉर गॉड लेवल को पार कर लिया हो। हालांकि वे नहीं जानते थे कि इस काउंसिल सदस्य ने राक्षस की सामग्रियों का विच्छेदन क्यों नहीं किया। अगर किसी ने काउंसिल सदस्य की लूट को चुराने की हिम्मत की तो यह वास्तव में एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा खुद को फांसी लगाने जैसा होगा। वे इसे लेने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, न ही इसे खर्च करने के लिए जीवित रहेंगे। सूरज गुलाब सिटी नंबर 003 में समुद्र के किनारे एक ऊंची इमारत की छत पर लिक्विंदिक्सु सुबह की चमक का सामना करते हुए क्रॉस लेग करके बैठी थी। एक रात के व्यायाम के बाद उनके शरीर की कोशिकाएं असाधारण रूप से सक्रिय थीं। जैसे ही वह शांत हुआ, सर्वव्यापी ब्रह्मांड ऊर्जा उसके संत शरीर में प्रवाहित हुई। कोशिकाओं से भारी मात्रा में महत्वपूर्ण क्यूई निकली और फिर दावशास्त्र द्वारा निर्देशित महत्वपूर्ण क्यूई की धाराओं में परिवर्तित होकर कड़वे सागर में विलीन हो गई। सुनहरा कड़वा समुद्र प्रकाश के बिंदुओं से झिलमिला रहा था, ठीक सतह पर जीवन शक्ति से भरा हुआ, मानो हरे रंग उभर रहे हों। संघनित करें। जैसे ही लिक्विंदिक्सु की दाव चिल्लाहट कड़वे सागर में गूंज उठी। सुनहरे समुद्र में एक अजीब पौधा हरे कमल की तरह दृष्टि से अंदर और बाहर टिमटिमा रहा था, जिसके चारों ओर अराजकता का कोहरा मंडरा रहा था। और पीड़ा के सागर के ऊपर यह अब धुंधला नहीं था, अब खाली नहीं था, बल्कि नीले आकाश की तरह साफ नीला था। हरित सम्राट के हरे कमल के आशीर्वाद के बिना मैं केवल शुरुआत में पीड़ा के सागर के गुप्त क्षेत्र के माध्यम से अराजकता बीज हरे कमल की घटना को प्रकट कर सकता हूँ। लिक्विंदिक्सु ने हरे कमल को देखकर आह भरी। इस घटना का प्रभाव उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत कमजोर होगा। वह संत क्षेत्र में पहुंचने पर ही पीड़ा के सागर के गुप्त क्षेत्र को फिर से विकसित करके इसे पूर्ण करने में सक्षम होगा। ऊपर का आकाश साफ नीला, गहरा और दूर था। कड़वे सागर में एक हरा कमल अकेला खड़ा था, जीवन शक्ति से भरा हुआ, मानो उसे एक जीवन दुनिया उत्पन्न हुई हो। इसके चारों ओर रहस्यमय और धुंधली अराजकता की धुंध घूम रही थी। इस समय लिक्विंदिक्सु शांत हो गया, उसका दिमाग साफ और खाली था और ध्यान से देख रहा था। हरे कमल ने सुनहरी झील की सतह को तोड़ दिया, 3 ज़ैड हरी पत्तियों को अंकुरित किया, जिसमें प्राकृतिक दाव प्रकृति थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत की व्याख्या कर रहा हो। दाव 1 को जन्म देता है, 1 2 को जन्म देता है, 2 3 को जन्म देता है और 3 सभी चीजों को जन्म देता है। यह ऐसा था मानो कुछ मिलाया और बनाया गया हो, स्वर्ग और पृथ्वी से पहले पैदा हुआ, सभी चीजों का पूर्वज, सम्राट से पहले की आभा। यह हरा कमल पीड़ा के सागर में विलीन हो गया, जिसमें एक अजीब आकर्षण था, एक अथाह दाव रसातल की तरह, शांत और शांतिपूर्ण, जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहने में सक्षम प्रतीत होता है। अब अन्य तटीय क्षेत्र में महान पूर्णता प्राप्त करने का समय है और फिर दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का समय है। लिक्विंदिक्सु ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करते हुए अपने दिमाग को स्थिर कर लिया। जहां तक दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र के धर्मग्रंथों की बात है, उनके पास दिहुआंग धर्मग्रंथ की एक आंशिक पुस्तक थी और इसके दाव महल खंड को सभी सम्राट ग्रंथों के बीच सबसे मजबूत माना जाता था। अन्य तटीय क्षेत्र में महान पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 9 परिवर्तनों से गुजरना होगा। भौतिक शरीर 9 पुनर्जन्मों का अनुभव करेगा, धीरे धीरे नश्वर श्रेणी से आगे बढ़ेगा। और वह पहले परिवर्तन सूनेपन और नए जीवन का अनुभव करने वाला था, जो परिवर्तन की प्रारंभिक प्रक्रिया थी। दूसरी तरफ शहर नंबर 003 के बाहर दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र आपूर्ति बेस में पैमाने की दृष्टि से दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र जियानगन बेस सिटी के उत्तरी सैन्य क्षेत्र से भी बड़ा था। ये सप्लाई बेस उत्तरी सैन्य क्षेत्र के सप्लाई बेस से भी बहुत बड़ा है। अपनी चाबियां प्राप्त करने के बाद लुओ फैंग और उनका समूह आपूर्ति बेस के माध्यम से चले गए। मदद करने में असमर्थ थे, लेकिन चिल्लाने में असमर्थ थे। संपूर्ण आपूर्ति बेस आवासीय इकाइयों के मामले में उत्तरी सैन्य क्षेत्र से कहीं आगे निकल गया और एक नज़र में हर जगह बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार देखे जा सकते थे। ताकत के मामले में यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट उत्तरी सैन्य क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों से भी कहीं आगे निकल गए। बेशक ये बहुत मजबूत है, गाओ फैंग ने कहा। सिटी नंबर 003 समुद्र के पास है और समुद्र के अनगिनत राक्षसों ने महाद्वीप को विभाजित कर दिया है, जिससे बहुत पहले ही हुआनपू नदी के साथ अंतर्देशीय क्षेत्र को खतरा हो गया था। यहाँ के सैन्य क्षेत्र को इन समुद्री राक्षसों से निपटना था और यहाँ के मार्शल कलाकारों को मुख्य रूप से सिटी नंबर 003 में राक्षसों से निपटना था। भूमि राक्षसों की तुलना में समुद्री राक्षस वास्तव में मनुष्यों के लिए अधिक भयानक खतरा उत्पन्न करते हैं। चूंकि समुद्र का क्षेत्रफल भूमि से कहीं अधिक था और समुद्र पूरी तरह से राक्षसों का क्षेत्र था, कोई कल्पना कर सकता था कि समुद्र में कितने राक्षस थे। देखो, क्या वह जहर दानव भला नहीं है? टस टस, वाह, क्या ये युद्ध का देवता नहीं है? उत्तरी सैन्य क्षेत्र में युद्ध देवता स्तर के विशेषज्ञ को देखना दुर्लभ है, लेकिन हम अभी यहाँ पहुंचे हैं और पहले ही एक को देख चुके हैं। फायर हैमर स्क्वाड ने अपने निवास की बालकनी से एक एक करके प्रशंसा में चिल्लाते हुए देखा। यहाँ मार्शल आर्टिस्ट दुनिया के कोने कोने से आए थे। एक क्षण बाद 5 लोगों का पूरी तरह से सशस्त्र फायर हैमर दस्ता आपूर्ति बेस से निकल गया। ये फायर हैमर दस्ता है, वे भी यहाँ आए थे। मैंने सुना है कि मैडमैन, जो हाल ही में फायर हैमर स्क्वाड में शामिल हुआ है, काफी शक्तिशाली लगता है। वह एक प्राथमिक युद्ध जनरल स्तर का है और भविष्य में उसकी प्रगति निश्चित रूप से बहुत तेज होगी। सप्लाई बेस में कुछ मार्शल कलाकारों ने मुस्कुराते हुए बातचीत की। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। लिक्विंदिक्सु का दुख का सागर महान पूर्णता तक पहुंच गया, उनका शरीर पुनर्जीवित हो गया और अन्य क्षेत्र के 9 परिवर्तनों के बाद जीवन ऊर्जा उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि छत पर मुरझाई इकाई को भी पुनर्जीवित कर दिया। प्रत्येक भाव के साथ दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। 2 दिव्य रोशनियां निकली, जिन्होंने दूर आकाश में उड़ते राक्षसों के एक समूह को तुरंत नष्ट कर दिया, जिससे वे खून की बारिश में बदल गईं।
यह एक निर्णायक मोड़ का समय है। लिक्विंदिक्सू ने बड़बड़ाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना दिमाग स्थिर कर लिया। पीड़ा का सागर नाभि के नीचे एक हथेली के आकार का है, जबकि दाव महल इसके ऊपर है। अपने पिछले जीवन में खेती करने के बाद उन्होंने पहले ही जिह्वांग धर्मरथ के दाव महल अध्याय को समझ लिया था। ये पसली पिंजरे से घिरे 5 आंतरिक अंगों से मेल खाता है। दाव महल में 5 देवता उनसे बहुत संबंधित हैं, जो दाव शक्ति प्राप्त करने और जीवन शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हैं, जो वास्तव में जीवन के पोषण के लिए एक स्थान है। हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे को सामूहिक रूप से 5 आंतरिक अंग कहा जाता है, जिन्हें 5 देवता भी कहा जाता है। वे महत्वपूर्ण क्यूई को बिना लीक किए संग्रहित करते हैं, बिना नष्ट हुए जीवन को समाहित करते हैं और मानव शरीर का एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त क्षेत्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने देवताओं का पोषण कर सकता है तो वह नहीं मरेगा। 5 देवताओं के हमेशा मौजूद रहने से अनंत युवा बने रहेंगे, 5 तत्वों से जुड़ते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हुए, निरंतर और अंतहीन, दुनिया में हमेशा के लिए मौजूद रहने में सक्षम। दाव महल एक गुप्त क्षेत्र है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इस गुप्त क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है और अमर दाव को समझना चाहता है तो उसे 5 तत्वों को फिर से विकसित करने की भी आवश्यकता है। अध्याय 29, दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र की ओर उन्नति। कोई और किनारा नहीं, कोई खिले हुए फूल नहीं, उठते गिरते बादल नहीं, कोई दिव्य महल प्रकट हो रहा है। दुख के सागर के ऊपर स्वर्ग का एक द्वार है और जब तक कोई उसमें प्रवेश करता है वह दूसरे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जब से विपरीत हवा आई है, मैं सभी दिशाओं से आने वाली हवाओं का सामना करने और नाव चलाने में सक्षम हो गया हूँ। दुख के सागर में एक लंबी धीमी आवाज गूंज उठी, कड़वे समुद्र में उछाल आया और लिक्विंदिक्सू ने अपनी नाव चलाई। एक दिव्य पुल आकाश में फैला हुआ था, जो उसके पैरों तक फैला हुआ था, जो उसे स्वर्ग के द्वार तक ले गया। काफी दूर से वह पहले से ही देख सकता था कि अंदर एक नई दुनिया थी। उसके पैरों के नीचे विशाल समुद्र उगाया, स्वर्ग का द्वार बादलों में खुल गया और लंबे समय से प्रतीक्षित दाव गेट अब दृष्टि में था। लिक्विंदिक्सू आगे बढ़े, उसके पास पहले से ही काफी कुछ जमा हो चुका था और एक झटके में दाव महल में सेंध लगाना कोई सपने जैसा भ्रम नहीं था। बूम! स्वर्ग के द्वार के भीतर से एक देवता की आभा निकल रही थी। उसने दाव की शक्ति को महसूस किया, जो सीधे उस तक पहुंच रही थी। उसने एक कदम बाहर निकाला। अगले ही पल आकाश ऊंचा और पृथ्वी विशाल थी, मानो वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर गया हो। जीवन ने अंतरिक्ष को भर दिया। उसी समय लिक्विंदिक्सू के शरीर के अंदर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। 5 क्यूई स्वर्ग में चढ़ गए और 5 दिव्य धुएं ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गए। यह क्या है? परिषद सदस्य ली के स्थान से 5 स्वर्गीय प्रकाश किरणें कैसे फूटी? क्या बात है? क्या वह भगवान बन रहा है? एक इंसान के साथ ऐसी घटना कैसे हो सकती है? पिछले 6 महीनों में सिटी नंबर 003 में आने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही जानते थे कि डोजो ऑफ लिमिट्स के काउंसिल सदस्य ली उस इमारत की छत पर खेती कर रहे थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट टीमों ने उस ऊंची इमारत के आसपास अपने विश्राम स्थल को चुनने का अवसर लिया जहां लिक्विंदिक्सू स्थित था। इस तरह क्षेत्र की देखरेख करने वाले एक परिषद सदस्य के साथ वे पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। आखिरकार इतने अराजक शहर में कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें राक्षस नहीं होते हैं। हालांकि उनके सामने के दृश्य ने इसे देखने वाले सभी लोगों को सदमे में डाल दिया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि परिषद सदस्य ली ने एक और सफलता हासिल की है? एक युद्ध देव स्तर का विशेषज्ञ फिर से टूट रहा है। वह किस प्रकार का क्षेत्र होगा? आसपास की कई इमारतों से आकृतियां उस इमारत के ऊपर आकाश की ओर देखने लगी जहां लिक्विंदिक्सू था। दूर से भी कुछ युद्ध देवता स्तर के मार्शल कलाकार इस स्थान की ओर दौड़ रहे थे। 5 प्रकाश किरणें जो सीधे बादलों में चली गईं बहुत ही अलौकिक थीं। लेकिन प्रकाश किरणें एक झटके में गायब होने से पहले लगभग 10 सांसों तक ही अस्तित्व में रहीं और तेजी से गायब हो गईं। छत पर लिक्विंदिक्सू दाव पैलेस के गुप्त दायरे में घुस गया था और अब उसके सामने एक विकल्प था। दाव महल के 5 क्षेत्र 5 देवताओं की खेती करते हैं। अपने पिछले जीवन में एज और एम्परर्स हॉट की मदद से उन्होंने सबसे पहले लिवर सीक्रेट रिपोजिटरी की खेती करना चुना। लेकिन अब बाहरी सहायता के बिना उसे सावधानी से चयन करना था। मानव हृदय लगातार गतिमान है, इसका रक्त सभी मेरिडियन से होकर बहता है, दिव्य शक्ति को हर जगह पहुंचाता है। पहली पसंद हृदय दिव्य भंडार होना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया। दाव महल की दुनिया एक धुंधला विस्तार था, कोहरे से भरा हुआ, उसके विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हृदय शरीर का स्वामी है, सभी चीजों का आधार है और 5 जैंग अंगों और 6 फू अंगों का महान स्वामी है। ये कहा जा सकता है कि सभी नींव इसी दिव्य भंडार से उत्पन्न हुई हैं। लिक्विंदिक्सू सीधे आगे बढ़े, तेजी से धुंध को चीरते हुए करीब पहुंचे। हृदय दिव्य भंडार, जिसका आकार एक खुले कमल जैसा है, ने अभी तक एक मानव आकृति नहीं बनाई थी। इसकी सतह अभी भी बनने की प्रक्रिया में थी। अमर बनने और अनंत काल तक अस्तित्व में रहने के लिए व्यक्ति को यहीं से शुरुआत करनी होगी। सार क्यूई मानव शरीर की नींव बनाता है। दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो करने की आवश्यकता है वह है सार को आत्मा में बदलना, जिससे देवता का जन्म हो सके। जन्मजात सार जन्म देता है, अर्जित सार पोषण देता है। जन्मजात सार जन्म के समय मौजूद होता है, जो एक व्यक्ति के स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत है। जब स्वरूप पूर्ण हो जाता है तो आत्मा का जन्म होता है, जब रूप नष्ट हो जाता है तो आत्मा मर जाती है। दूसरी ओर अर्जित सार को आत्मा का पोषण करने और जीवन को बनाए रखने के लिए परिष्कृत और प्राप्त करने की आवश्यकता है। करीब पहुंचने पर उसे तुरंत बढ़ती गर्मी का एहसास हुआ। यांग क्यूई में हृदय दिव्य भंडार अत्यंत प्रचुर था। मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में है। स्वर्ग में सूर्य है और मनुष्य के पास भी सूर्य है। संप्रभु पिता का यांग सूर्य है। मानव शरीर स्वर्ग और पृथ्वी से मेल खाता है। हृदय का दिव्य भंडार मानव शरीर का स्वर्गीय सूर्य है, जो समस्त जीवन शक्ति का आधार है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दाव महल के 5 महान क्षेत्रों में सबसे महान है। ये दिव्य भंडार देवताओं में सूर्य है, जो जीवन ऊर्जा के चक्र को चलाने, मानव शरीर की अमर प्रकृति को बनाए रखने और अंतहीन जीवन शक्ति सुनिश्चित करने के लिए यांग क्यूई का उपयोग करता है। इस समय हेंग्यू सम्राट शास्त्र ने उसके शरीर के भीतर अनायास ही जप किया। आकाश में लटकता हुआ उगता सूरज मानो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित हो, तुरंत दोपहर के सूरज की तरह चमकदार और झुलसाने वाला हो गया। चमकदार और चिलचिलाती प्रकाश किरणें उग्रसार क्यूई में बदल गईं, जो आकाश से सीधे उसके शरीर में पहुंची, सीधे एक खुले कमल के फूल के आकार के देवता को पोषण दे रही थी। दृश्यमान रूप से वह स्थान जहां लिक्विंदिक्सू था चकाचौंध उज्ज्वल हो गया, मानो वहां वास्तविक सूर्य प्रकट हो गया हो। और अन्य स्थान काफी अधिक गहरे थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से भयानक घटना थी। जिस महान सूर्य ने पृथ्वी को प्रकाशित किया, उसने वास्तव में अपने प्रकाश का एक भाग एक स्थान पर एकत्रित कर लिया, और इसने केवल एक व्यक्ति को प्रकाशित किया। इस समय पूरे सिटी नंबर 003 के सभी मार्शल आर्टिस्ट दंग रह गए। उनके सामने का दृश्य किसी चलचित्र जैसा था, काल्पनिक भी। हे भगवान, परिषद सदस्य ली वास्तव में एक भगवान है। मेरे भगवान, तुम सच में अस्तित्व में हो। कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो थोड़े समय के लिए होश में आए थे, उन्होंने तुरंत इस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने संचारक निकाल लिए। कुछ लोगों ने इस चमत्कार की रिपोर्ट करने के लिए अपने पीछे की ताकतों को भी बुलाया।
जो व्यक्ति सूर्य को प्रभावित कर सकता है वह अब इंसान नहीं बल्कि देवता है। उसी समय दुनिया भर की प्रमुख सेनाओं के उपग्रहों ने सिटी नंबर 003 की ओर अपनी नजरें गड़ा दी। अपरिवर्तनीय सूर्य ने एक विसंगति दिखाई थी और यह एक व्यक्ति के कारण था। यह इसे देखने वाले हर किसी को चौंका देने के लिए काफी था। ऊंची इमारत की छत पर लिक्विंदिक्सू एक महान सूरज में तब्दील हो गया लग रहा था। आप पश्चिमी सम्राट शास्त्र के काम को चुरा नहीं सकते। भीतर से एक स्पष्ट मंत्र के साथ पश्चिमी सम्राट के धर्मग्रंथ एक शानदार महान सूर्य में परिवर्तित हो गए जो उनके हृदय के दिव्य भंडार में उभर रहा था। हृदय अग्नि अंग है जो सभी चीजों को प्रकाशित करता है। शरीर का स्वर्गीय सूर्ययान के बिना नहीं हो सकता जो सभी चीजों का पोषण करता है, शरीर के शाश्वत अस्तित्व की नींव है। बूम! कमल के आकार के दिव्य भंडार ने धुंध को दूर कर दिया। लिक्विंदिक्सू को पूरी तरह से तरोताजा महसूस हुआ। उसके रोमचित्र खुल गए और दाव की एक अजीब शक्ति बाहर निकली जो उसके मांस और रक्त के हर इंच में व्याप्त हो गई। तुरंत पूरी इमारत लाल हो गई, आग की लपटें उठने लगी और भीषण आग ने आधे आसमान को लाल कर दिया। महान सूर्य आकाश में लटका हुआ था, विशाल और जोरदार। लिक्विंदिक्सू स्वर्गीय सूर्य में थे, उनका आचरण गंभीर और गरिमापूर्ण था। इस समय ऊंची इमारत के ऊपर एक महान सूरज एक ऊंचे शिखर की तरह आकाश में भर गया। चारों ओर सफेद रंग का विशाल विस्तार था, मानो सूरज उतर आया हो। लिक्विंदिक्सू स्वर्गीय सूर्य के केंद्र में था। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से क्रॉस लेग बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, सांसारिक मामलों से अलग, पूरी तरह से दाव दायरे में डूबा हुआ था। चिलचिलाती आग में नहाते हुए उनकी दिव्य भावना स्पष्ट थी। हृदय का दिव्य भंडार, वह अभी तक जन्मा हुआ देवता एक अनंत महान सूर्य में परिवर्तित हो गया प्रतीत होता है। चिलचिलाती उग्र रोशनी ने शानदार ढंग से आकाश में उड़ान भरी, जिससे दाव महल रोशन हो गया, जिससे ये चमक का स्थान बन गया। जन्मजात सार जन्म देता है, अर्जित सार पोषण करता है। वह बिल्कुल लाल था, उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। फिर वह धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, आग के बादल उसके शरीर को स्पष्ट कर रहे थे। हृदयसार ने सभी अशुद्धियों को साफ कर दिया और दाव महल अंदर और बाहर दोनों शुद्ध और स्पष्ट हो गया। उनका भौतिक शरीर धीरे धीरे क्रिस्टलीय हो गया। वह भी अभी दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र में आया था। सहजसार ने जन्म दिया और हृदय दिव्य भंडार आकाश में स्वर्गीय सूर्य की तरह था। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत, सभी चीजों का प्रारंभिक जन्म मानव शरीर के सूर्य की उपस्थिति की तरह था। इस प्रकार दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र खोला गया। अध्याय 30 सूर्य का पुत्र। यह एहसास ये वापस आ गया है। लिक्विंदिक्सू छत पर खड़ा था, सुबह के सूरज का सामना कर रहा था। उसके काले बाल झरने की तरह थे, उसका शरीर अमर जैद जैसा था। उसकी लंबी बाजू वाली सफेद पोशाक लहरा रही थी, मानो वह कोई अमर हो। स्तब्धता में एक महान सूर्य उसके पीछे दिखाई देने लगा। दाव पैलेस गुप्त क्षेत्र में पदोन्नत मानव शरीर के स्वर्ग और पृथ्वी के विकास की शुरुआत, उसका क्षेत्र काफी उन्नत हो गया था। इस समय वह प्रकृति और दाव के साथ एकता की भावना महसूस करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया। काउंसिल सदस्य ली, मुख्य हॉल मास्टर हॉर्न की जानकारी। एक अन्य ऊंची इमारत की छत पर लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोर से चिल्लाया। ओह! हॉर्न एकांत से कब बाहर आया? लिक्विंदिक्सू घूमा, एक कदम उठाया और दाव उसके पैरों के नीचे से उभरा, पैटर्न बनाते हुए जैसे कोई निर्वासित अमर नश्वर दुनिया में उतर रहा हो। वह तुरंत लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास प्रकट हुआ। काउंसिल सदस्य ली को रिपोर्ट करते हुए, चीफ हॉल मास्टर हॉर्न 2 महीने से एकांतवास से बाहर हैं। वह पहले आए थे, लेकिन ये देखकर कि आप अभी भी खेती कर रहे थे, वह लिमिट मार्शल आर्ट्स हॉल मुख्यालय लौट आए और मुझे आपकी वापसी के लिए यहाँ इंतजार करने का निर्देश दिया। लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तस्त उसने प्राइमरियल विजडम फाइटर जेट भी नहीं लिया। लिक्विंदिक्सू ने आसमान में मंडराते फाइटर जेट को देखा और संचार उपकरण लेते हुए मुस्कुराए। तुरंत मुख्यालय लौटें, उपकरण सुरक्षित नहीं है। इन कुछ छोटे शब्दों ने साबित कर दिया कि हॉर्न इस समय कितना चिंतित था। ऐसा लगता है कि उसने जिंक कैरेक्टर सीक्रेट के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है। ये देखकर लिक्विंदिक्सू ने अपनी आस्तीन लहराई और लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ आदिम ज्ञान लड़ाकू जेट में ले आया। फाइटर जेट तुरंत आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। अच्छा है, परिषद सदस्य ली केवल सूर्य के पुत्र हैं। पोल्फी, मैं आपसे सहमत हूँ। दो गोरे चेहरे वाले मार्शल कलाकारों ने गायब हो रहे फाइटर जेट को सम्मानपूर्वक देखा। हॉर्निंग बेस सिटी, डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल। हॉर्न के विशेष कल्टीवेशन रूम के अंदर। क्या आप सचमुच ग्रहों के स्तर तक पहुंच गए हैं? जैसे ही लिक्विंदिक्सू ने प्रवेश किया, हॉर्न ने अधीरता से पूछा। अभी तक नहीं। लिक्विंदिक्सू ने अपना सिर हिलाया। वह भी दाव पैलेस के गुप्त दायरे की पहली परत तक पहुंचा था और उसका दायरा अभी भी ग्रहों के स्तर के बराबर था। हालांकि उसकी ताकत में गुणात्मक सुधार हुआ था, जो कि ग्रहों के स्तर की तुलना में कहीं अधिक था। नहीं, आपने उस तरह के हंगामे से मुक्ति नहीं पाए। हान स्तब्ध रह गया। वह ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में सूर्य को भी प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि विसंगतियां भी पैदा कर सकता है, फिर भी वह ग्रह स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अगर ये बताया जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, केवल ताकत में बढ़ोतरी हुई है। लिक्विंदिक्सू भी थोड़ा असहाय था। कोशिश करना चाहते हैं। उस दाव आरेख को समझने से मुझे भी कुछ हासिल हुआ है। हॉर्न ने लड़ाई के इरादे से भरे चेहरे के साथ पूछा। एकांत से बाहर आने के बाद उसने थंडर गॉड के साथ कई बार छीटाकशी की, लेकिन अब थंडर गॉड उसकी एक भी चाल नहीं चल सका। वह उसके हमलों पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। जरूर। लिक्विंदिक्सू की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसने हॉर्न की स्थिति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और शून्य क्षेत्र में अपना हाथ जकड़ लिया। आप। हॉर्न की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने लिक्विंदिक्सू को ऐसे देखा जैसे उसने कोई राक्षस देखा हो। एक अत्यंत शक्तिशाली क्यू अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुई, जिसने उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया। वह एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास का स्थान लिक्विंदिक्सू द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। लिक्विंदिक्सू ने जो कहा उसके अनुसार वह अभी तक ग्रह स्तर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर वे वास्तव में दोनों ग्रह स्तर के होते तो क्या अंतर इतना बड़ा हो सकता था? आप वास्तव में कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? मैं आपसे आधा कदम भी कैसे नहीं हट सकता? हान ने उत्सुकता से पूछा। मैं आप सभी से अलग हूँ। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वह मानव शरीर की गुप्त दायरे की खेती प्रणाली है, जो खुद को एक छोटे स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में मानता है, अपनी खुद की क्षमता का पता लगाता है, अपने खुद के द्वार खोलता है और महान ब्रह्मांड के समानांतर या उससे भी आगे बढ़ता है। लिक्विंदिक्सू की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। आप कैसे भिन्न हैं? हान ने हैरान भाव से पूछा। वह लिक्विंदिक्सू के साधना पद को ध्यान से सुनने के लिए तैयार था, लेकिन वाक्यांश मैं आप सभी से अलग हूँ के बाद कोई आवाज नहीं आई। वह लिक्विंदिक्सू के मुंह को हिलते हुए भी देख सकता था, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं सुन सका। भले ही वह थोड़ा लिप रीडिंग जानता हो, मुंह के आकार के आधार पर उच्चारण करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने पाया कि वह एक मुंह के आकार की ध्वनि भी नहीं निकाल सकता। तुम आगे की आवाजें नहीं सुन सकते। लिक्विंदिक्सू के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन वह तुरंत समझ गया। सर्वोच्च नियम। आदिम ब्रह्मांड में सब कुछ सर्वोच्च नियम के तहत संचालित होता है। एक बार इसमें सर्वोच्च शासन के प्रतिबंध शामिल हो जाए तो इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
बाहरी व्यक्ति जुओ शांके की तरह सर्वोच्च नियम उसे इस ब्रह्मांड के लोगों और मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है, नहीं यह जुओ शांके को मूल महाद्वीप से संबंधित मामलों के बारे में बोलने की अनुमति देता है। इसलिए जुओ शांके केवल लुओ फैंग को अपने रहस्यों को देखने दे सकता था जब उसने पुनर्जन्म में प्रवेश किया। और लिक्विन दिक्सु जुओ शांके की तरह एक बाहरी व्यक्ति थे। एक बार जब वह आदिम ब्रह्मांड से परे की जानकारी के बारे में बात करता तो उसे सर्वोच्च नियम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता। इंतजार। लिक्विन दिक्सु को अचानक कुछ ख्याल आया, यदि यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि कोई अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए समय और स्थान को उल्टना चाहता है तो वे भी सर्वोच्च नियम द्वारा प्रतिबंधित होंगे। दिलचस्प। लिक्विन दिक्सु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मूल रूप से चिंतित थे कि ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद कुछ ब्रह्मांड भगवान उनके रहस्यों की जांच करने के लिए समय और स्थान को उलट देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। इससे पहले उन्होंने जिन कैरेक्टर सीक्रेट के दाव आरेख को रेखांकित करने के लिए अपनी सेंट बॉडी डिवाइन पावर का उपयोग किया था, जिससे हॉन को इसे समझने की अनुमति मिली, उस दिन कैरेक्टर सीक्रेट दाव आरेख को प्रतिबंधित करने या नष्ट करने वाले सर्वोच्च नियम का कोई संकेत नहीं था। क्या गलत? हान ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में लिक्विन दिक्सु का चेहरा एक पल में डूब रहा था और दूसरे पल में मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज की गहराई से जांच कर रहा हो। कुछ नहीं, तुम सब मेरे इस रास्ते पर नहीं चल सकते। लिक्विन दिक्सु सीधे तौर पर सर्वोच्च नियम का उल्लेख नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसे केवल सरलता से ही कह सकता था। आप इसे कुछ नहीं कहते, हॉन ने लापरवाही से कहा। इसे भूल जाओ। कुछ दिनों में आप और मैं एलीट ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे। वहाँ एक बहुत ही होनहार युवक है। ठीक है, लिक्विन दिक्सु ने सिर हिलाया। हॉन ने जिस होनहार युवक का उल्लेख किया है वह लुओ फैंग होना चाहिए। 1 अगस्त सुबह एलीट ट्रेनिंग कैंप के 193 छात्र 9 मंजिला इमारत के सामने लॉन में एकत्र हुए। अधिकांश लोग 3 या 5 के समूह में बातें कर रहे थे। सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनके पास बैकपैक और अपने अपने हथियार आदि थे। आज जीवन और मृत्यु के साहसिक सफर के लिए प्रस्थान का दिन था, लेकिन प्रस्थान से पहले हर कोई 2 लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। दुनिया का नंबर 1 सबसे ताकतवर हॉन्ग, सूर्य का पुत्र लिक्विन दिक्सु। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि सूर्य का पुत्र किस तरह का व्यक्ति है। लुओ फैंग और उसके 2 साथी घास पर बैठे बातें कर रहे थे, जबकि झाओ रुओ ने अपनी आंखों में तारे लेकर कहा, वैसे लुओ फैंग, मैंने सुना है कि आप सूर्य के पुत्र से बहुत परिचित हैं। वह विशेष रूप से आपको बचाने के लिए भी गया था। ये सच नहीं है। यह अफवाह इतनी बड़ा चढ़ाकर कैसे फैल गई? लुओ फैंग ने असहाय होकर कहा, फिर विषय बदलने के लिए अपने बगल में शी जियांग की ओर देखा। वरिष्ठ भाई शी जियांग, आप चीफ हॉल मास्टर से मिल चुके हैं। चीफ हॉल मास्टर कैसा है? ये सुनकर झाओ रुओ ने भी शी जियांग की ओर देखा, क्योंकि तीनों में से केवल शी जियांग, एक पुराने छात्र, ने पहले हॉन को देखा था। चीफ हॉल मास्टर होंग, मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? एक भगवान। शी जियांग की आंखों में श्रद्धा का संकेत और एक अजीब सा रंग था जो अंतिम 2 शब्दों पर जोर दे रहा था। वह अन्य निरीक्षकों और प्राणियों से भी मिले थे जो युद्ध के देवता से भी आगे थे, लेकिन चीफ हॉल मास्टर होंग की तुलना में वे सूर्य की तुलना में सितारों की तरह महसूस करते थे। फिर सूर्य के पुत्र की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है? झाओ रुओ ने अचानक सोच समझकर पूछा। तुरंत लुओ फैंग और शी जियांग चुप हो गए। इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था? केवल एक भूत को ही पता होगा। और क्या ये कुछ ऐसा था जिस पर वे यूं ही चर्चा कर सकते थे? अहम। शी जियांग ने अपना गला साफ करते हुए खुद को ये कहने के लिए मजबूर किया, जूनियर भाई, जूनियर सिस्टर, आपको अब आगामी जीवन और मृत्यु के साहसिक कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बार हमारा जीवन और मृत्यु साहसिक कार्य ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के लिए है। महान निर्वाण से पहले ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में पहले से ही बहुत सारे जानवर थे और पूरे महाद्वीप में केवल 10 मिलियन से अधिक लोग थे। जब महान निर्वाण काल आया तो प्रजनन के बाद ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर उत्परिवर्तित राक्षसों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक थी। पूरा महाद्वीप राक्षसों का अड्डा था और यह अफ्रीका में सहारा और दक्षिण अमेरिका में अमेजन के साथ 3 प्रमुख खतरनाक स्थानों में से एक था। कभी कभी कुछ सुपर संगठन प्रशिक्षण के लिए इस महाद्वीप में विशेष टीमें भेजते थे। और इस बार लुओ फैंग और उनका समूह ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर जा रहे थे। लुओ फैंग आसमान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके और कई अन्य छात्रों ने भी आकाश की ओर देखा, क्योंकि आकाश में एक ध्वनि विस्फोट पहले ही बच चुका था जो नीचे की ओर फैल रहा था, और एलीट ट्रेनिंग कैंप के ऊपर एक धुंधली छाया पहले ही दिखाई दे चुकी थी। एकजुट होने के बाद यह एक रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट था। वे यहाँ हैं, जल्दी सब लोग खड़े हो जाओ। अध्याय 31, मेरे शर्मनाक क्षण यहाँ दर्ज है। मैं लियाओ निडर हूँ। रक्तलाल त्रिकोणीय लड़ाकू जेट धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। नीचे एलीट ट्रेनिंग कैंप के सभी छात्र और गॉड ऑफ वॉर शिक्षक चुप रहे। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। फाइटर जेट उतरा और खुश के साथ दरवाजा खुल गया। सभी की निगाहों के नीचे 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक साथ हैच से बाहर निकले। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में चल रहे हों और सीधे घास पर चले गए हों। इस दृश्य ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों की आंखें चौड़ी कर दी। युद्ध देव स्तर से परे प्राणी, और उनमें से 2 हैं। डोजो ऑफ लिमिट्स के 2 इंस्पेक्टर घास पर खड़े होकर दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे। वे यहाँ हैं, होंग, दुनिया का सबसे ताकतवर, और लिक्विन दिक्सु, सूर्य का पुत्र। एलीट ट्रेनिंग कैंप में 200 से अधिक जोड़ी आंखें हैच को घूर रही थी। उन्होंने उन्हें पहले कभी करीब से नहीं देखा था। अगले ही पल सबसे पहले एक आकृति हैचरी से उभरी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह 20 साल के एक युवा व्यक्ति जैसा लग रहा था। पहली नजर में वह एक लंबे भाले की तरह लग रहा था जो आकाश को भेदने के लिए तैयार था। हालांकि वह आभा स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य युवक के पास हो सकती थी। बाहर निकलते हुए वह हैच से बाहर निकला और उसी समय उसकी नजर एलीट ट्रेनिंग कैंप में सभी पर पड़ी। बूम! उपस्थित सभी लोगों को अपने सिर में गड़गड़ाहट महसूस हुई। आसपास की दुनिया पूरी तरह से विकृत हो गई और सुबह का सूरज दृश्य से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश तुरंत सुबह से रात में बदल गया है। प्रकाश का कोई निशान नहीं है, केवल कालापन बाकी है। काली दुनिया में सबसे चकाचौंध का केंद्र वह काला वस्त्रधारी आदमी था। काले कपड़े वाले इस आदमी की नजर का सामना करते हुए लुओ फैंग, जिसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, को भी लगा कि उसकी एक नजर से ही वह मारा जाएगा। वह हॉन था, दुनिया का सबसे ताकतवर। संभ्रांत प्रशिक्षण शिविर, छात्रों का ये बैच काफी अच्छा है। एक ठंडी आवाज आई। जैसे ही शब्द गिरे, भीड़ जो अंधेरे में डूब गई थी ने पाया कि उनके चारों ओर की अंतहीन रात गायब हो गई और सुबह का सूरज फिर से प्रकट हो गया। लेकिन फिर भी हर किसी को एक आध्यात्मिक दबाव महसूस हुआ, जैसे चींटियों को हाथी का सामना करना पड़ रहा हो। हॉन से पहले हर किसी को अपनी तुच्छता महसूस होती थी। अचानक हॉन के बगल में एक आकृति दिखाई दी। उसने मध्यम लंबाई का सफेद वस्त्र पहना था। उसके काले बाल झरने की तरह झर रहे थे और उसकी आंखों में घूमते तारे नजर आ रहे थे। वह बस वहां चुपचाप खड़ा रहा। फिर भी उसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह कुछ हद तक भ्रामक, अवास्तविक था, जैसे कि वह हजारों मील दूर खड़ा था। हॉन के विपरीत लोगों को उसे उत्पीड़न की थोड़ी सी भी भावना महसूस नहीं हुई।
इसके बजाय ये फूलों, पौधों, पेड़ों, पहाड़ों और नदियों को देखने जैसा था, या एक विशाल लहर रहित महासागर को देखने जैसा था। बहुत करीब फिर भी बहुत दूर। क्या ये सूर्य का पुत्र है जो युद्ध देव स्तर की शक्तियों द्वारा पूजनीय है? उसमें सूर्य की कोई चमक क्यों नहीं है, बल्कि वह कुछ हद तक सामान्य महसूस करता है। ऐसा लगता है कि चीफ हॉल मास्टर सूर्य के पुत्र की तरह हैं। हैरान निगाहों ने ली क्विंगक्सू को देखा, जो सफेद वस्त्र पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि वह ये देखना चाहता था कि सूर्य के पुत्र के बारे में क्या अलग था, लेकिन उन्होंने पाया कि उसे देखकर कुछ खास अजीब नहीं लग रहा था। चीफ हॉल मास्टर, छात्रों के इस बैच में काफी होनहार प्रतिभाएं हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर वान के शब्द गिरे, लगभग सभी छात्रों के चेहरे पर चमक आ गई। उनकी आंखें चमक उठीं और वे सभी हॉर्न की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को उसके सामने दिखाना चाहते हों। उनके लिए हॉर्न की उपस्थिति से जो अनुभूति हुई वह अधिक तीव्र थी। वह युवक जिसके बारे में आपने कहा था कि वह बहुत अच्छा था, वही है ना? लुओ फेंग। ली क्विंगक्सू ने भीड़ में लुओ फेंग को देखा और बोला, हाँ, लेकिन वह जितना मैंने कहा था उससे भी अधिक उत्कृष्ट लगता है। हॉर्न ने एक कदम उठाया, लुओ फेंग के पास पहुंचा जैसे कि टेलीपोर्टिंग कर रहा हो। तुरंत उपस्थित सभी लोग देखने लगे। क्या चल रहा है? लुओ फेंग की वास्तव में मुख्य हॉल मास्टर द्वारा प्रशंसा की गई थी। कई छात्रों के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। हालांकि एलीट ट्रेनिंग कैंप में उनकी वास्तव में अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन ये दुनिया के सबसे मजबूत लोगों से सीधे प्रशंसा पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस समय भीड़ में लुओ फेंग को भी भारी दबाव महसूस हुआ। इतनी सारी आंखों द्वारा घूरे जाने पर, विशेष रूप से इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की निगाहों से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे देखा जा सकता है। आप लुओ फेंग हैं? हॉर्न ने नीचे देखा और अपने सामने खड़े थोड़े अपरिपक्व युवक को ध्यान से देखा। हालांकि उनका लहजा थोड़ा नर्म था, फिर भी ये दृढ़ और शक्तिशाली था। हाँ, चीफ हॉल मास्टर, लुओ फेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल है। हॉर्न के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, बहुत संतुष्ट थे। तुरंत लुओ फेंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने भी हल्के से कांपने लगे। तो यह वह अभिव्यक्ति है जो कोई लंबे समय से छिपा हुआ रहस्य सार्वजनिक रूप से प्रकट होने पर व्यक्त करता है। कितना दिलचस्प है। जैसे ही ली क्विंगक्सू ने चुपचाप अपना फोन निकाला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्लिक करें। इतना शर्मनाक क्षण, इसकी तस्वीर खींची जानी चाहिए और सहेजा जाना चाहिए। इतनी मजबूत मानसिक शक्ति, क्या वह लुओ फेंग के बारे में बात कर रहा है? लुओ फेंग एक साइकिल मास्टर भी है। पूरे प्रशिक्षण शिविर में सभी छात्र भी दंग रह गए। लुओ फेंग, जो आमतौर पर खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुत करते थे, ने गुप्त रूप से एक और पहचान बना ली। मैं लुओ फेंग पूरी तरह से हतप्रभ होकर वहीं खड़ा रह गया। इसे जारी रखो। हॉर्न ने थोड़ा सिर हिलाया। लुओ फेंग से बहुत संतुष्ट हुआ। उसी समय उनकी नजर अन्य छात्रों पर पड़ी। उनकी आवाज ठंडी हो गई। काउंसिल सदस्य ली के अलावा आप दुनिया भर के युवाओं में सबसे विशिष्ट प्रतिभाशाली हैं। आपका लक्ष्य युद्ध का देवता बनना नहीं है, बल्कि युद्ध के देवता के स्तर से परे का प्राणी बनना है। मैं आशा करता हूं कि आप में से कुछ लोग इसे हासिल करेंगे। मुख्य हॉल मास्टर के शब्दों में असीम जादू था, जो सीधे लोगों की आत्मा में प्रवेश कर गया। इस अदृश्य मार्गदर्शन से सभी छात्र उत्साह से भर गए। चल दर। हॉर्न ने ली क्विंगक्सू की ओर देखा और कहा, मम। ली क्विंगक्सू ने सिर हिलाया, फिर भीड़ में लुओ फेंग से कहा, अच्छा काम करते रहो। दोनों तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गए। उनके जाने के बाद सभी छात्र तुरंत गुस्से में आ गए। चीफ हॉल मास्टर बहुत ताकतवर है, वह भगवान की तरह है। हाँ, मुझे लगा कि अभी चीफ हॉल मास्टर पूरी दुनिया पर हावी है। मुझे ऐसा कैसे लगता है कि सूर्य का पुत्र मुख्य हॉल मास्टर से कमतर लगता है? ममम, मैं सहमत हूँ। सभी छात्रों ने अपने हमवतन लोगों के साथ उत्साहपूर्वक संवाद करने के लिए अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग किया। लुओ फेंग, एक मनोवैज्ञानिक मास्टर, तुमने वास्तव में ये तरकीब अपनाई थी। कई छात्रों ने लुओ फेंग को अंतहीन प्रशंसा के साथ देखा। हालांकि उपस्थित सभी लोग दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनमें से कई साइकिल मास्टर्स भी थे, इसलिए जब वे आश्चर्यचकित थे तो वे अत्यधिक ईर्ष्यालु नहीं थे। लुओ फेंग, थोड़ी कर्कश आवाज आई, चलो मेरे साथ चीफ हॉल मास्टर से मिलने चलो। इंस्पेक्टर वान ने लुओ फेंग को इशारा किया। हाँ, लुओ फेंग हालांकि हैरान था, उसका पीछा किया। इस बीच भीड़ में एक गोरे युवक की निगाहें ठंडी हो गईं जब वह लुओ फेंग की ओर प्रस्थान कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में साइकिल मास्टर बनोगे। मुझे आंटी को तुरंत इस बारे में बताना होगा। जियांगन बेस सिटी में, मुख्य शहरी जिले के जियांगन लैंडस्केप आवासीय क्षेत्र में, पहाड़ की चोटी पर स्थित विला के अंदर, गंभीर चेहरे वाले गिद और वेनिना उनके सामने विशाल स्क्रीन पर वीडियो फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। ऐसा ही है आंटी अंकल, मैं इकट्ठा होने जा रहा हूँ। हम ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। जैसे ही वीडियो बंद हुआ, वल्चा और वेनिना अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके। ये वास्तव में वह है, ये वास्तव में लुओ फेंग है। हत्या का इरादा जिसे गिद दबा नहीं सका, उसकी आंखों में चमक उठा। तो क्या हुआ यदि वह हॉर्न और तथाकथित सूर्यपुत्र का पक्षधर है? यदि वह स्वर्ग का सम्राट भी हो तो भी मैं गिद उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अध्याय -32, मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ दूंगा। संभ्रांत प्रशिक्षण शिविर के भीतर एक विला। शाम चाय के कमरे में ली क्विंगक्सू और होंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। ये युवा थोड़े अज्ञानी हैं। हॉर्न ने अपना चाय का कप उठाया और आह भरी। विला प्रशिक्षुओं के सभा स्थल से अधिक दूर नहीं था और अपनी ताकत के कारण वे स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षुओं की चर्चा सुन सकते थे। विशेषकर वह वाक्य, चीफ हॉल मास्टर सूर्य के पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। इससे हॉर्न को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। वह अब ली क्विंगक्सू की एक भी चाल का सामना नहीं कर सका। इसके अलावा ली क्विंगक्सू का हृदय स्वभाव उसे हमेशा ऐसा महसूस कराता था मानो वह 18 या 19 साल के युवा का सामना नहीं कर रहा हो। इसके बजाय यह एक बूढ़े व्यक्ति का सामना करने जैसा था जिसने कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया था और सब कुछ देख लिया था। मैं काफी उत्सुक हूं कि यह सूर्यपुत्र वाली बात कैसे सामने आए। ली क्विंगक्सू ने चुपचाप अपनी चाय पी। उसके माथे पर हल्की सी उदासी थी। हाँ, क्या यह अच्छा शीर्षक नहीं है? सूरज एक सितारा यात्री है और आप सितारा यात्री के बेटे हैं। ये सुनकर हॉर्न तुरंत हंस पड़ा और पूछा, वैसे आप लुओ फेंग के बारे में क्या सोचते हैं? उसके पास इतनी कम उम्र में ऐसी आश्चर्यजनक मनोविश्लेषणात्मक क्षमता है। उसके मस्तिष्क की डोमेन की चौड़ाई बहुत अधिक होनी चाहिए। वह सबसे अच्छे साइकिल मास्टर्स में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। वह आपका भाग्यशाली सितारा है। एक साइकिल मास्टर के रूप में उसकी पहचान उजागर करके आप उसे सिरदर्द देने जा रहे हैं। अभी अभी लुओ फेंग की बदलती अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए ली क्विंगक्सू अपने होठों को थोड़ा मोड़ने से नहीं रोक सका। भाग्यशाली सितारा, उसके साथ क्या हो सकता है? हान थोड़ा हैरान था। ये लुओ फेंग से उनकी पहली मुलाकात थी। ये भाग्यशाली सितारे की बात कहाँ से आ गई? वह 100 अरब इनाम का नायक है। ली क्विंगक्सू ने संकेत दिया। जहां तक भाग्यशाली सितारा भाग का सवाल है, पृथ्वी पर एकमात्र बादल को सहलाने वाली बेल को अंततः हॉर्न ने ले लिया। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तब उसके हाव भाव कई बार बदले। तो इसकी वजह ये थी। हॉर्न बेबसी से मुस्कुराया। वह वास्तव में इस बारे में नहीं जानता था।
हालांकि एक वंचित और शक्तिहीन युवा मार्शल आर्टिस्ट को अगर फूटने के लिए मजबूर नहीं किया गया तो वह 2 उच्च स्तरीय वारगोड्स के बेटों को मारने की हिम्मत कैसे करेगा। लेकिन ये सिर्फ 2 उच्च स्तरीय वारगोड हैं। लुओ फैंग के मनोविश्लेषण के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अभी जांच की थी और लुओ फैंग की मनोविश्लेषणात्मकता उच्च स्तरीय वारगोड दायरे की सीमा तक पहुंच जानी चाहिए थी। इसके विपरीत लुओ फैंग इस समय बेहद परेशान था। इंस्पेक्टर वान के नेतृत्व में लुओ फैंग चले, लेकिन उनका दिल तेजी से परेशान हो गया। मुख्य हॉल मास्टर ने अचानक अपना रहस्य उजागर कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से चकित रह गया। हालांकि ड्रैगन के खून का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत वास्तव में काफी बढ़ गई थी। हालांकि गेद और बिच्छू का जोड़ा भी बुरा नहीं था। उन्होंने मूल रूप से इसे चरण दर चरण लगातार और निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। इस तरह वह अंधेरे में छिपा रहेगा और गेद और बिच्छू का जोड़ा खुले में होगा। हर चीज उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन अब अचानक सार्वजनिक खुलासे से जब तक गेद और बिच्छू दंपति मूर्ख नहीं होते, वे अनुमान लगाते कि वही हत्यारा है। चीफ हॉल मास्टर अंदर हैं, अंदर जाओ, इंस्पेक्टर वांग ने कहा। हाँ, शाम चाय के कमरे में लुओ फैंग अंदर चला गया। निराश लुओ फैंग को देखते हुए ली क्विंगक्सू और होंग ने एक दूसरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। बैठो, हान की आवाज अपनी सामान्य शांति में लौट आए, मानो जानबूझकर मुस्कुराहट के संकेत को दबा रही हो। लुओ फैंग चीख से बैठ गए। मैं आपकी स्थिति के बारे में जानता हूं, लेकिन एक साइकिल मास्टर के रूप में आपकी ताकत के साथ आपको गेद और बिच्छू जोड़े से डरना नहीं चाहिए। छिपना क्यों? होंग ने लुओ फैंग की ओर देखा और पूछा। मैंने हाल ही में ड्रैगन रक्त प्राप्त किया है और इसका उपयोग करने के बाद मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। लुओ फैंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। चीफ हॉल मास्टर के सामने उन्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। चीफ हॉल मास्टर की किस प्रकार की स्थिति थी? होंग के लिए लुओ फैंग और गेद और बिच्छू इन वारगोड्स के बीच संघर्ष आपस में लड़ने वाली चींटियों की तरह था। तो बस इतना ही। मेरे ऐसा कहने के बाद गेद लियाओ को इसके बारे में पता चल जाएगा। हान ने थोड़ा सिर हिलाया। लुओ फैंग अंदर से असहाय महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से इस महान हस्ती के एक शब्द के कारण वह पूरी तरह से घबरा गया था। हालांकि कौन उसके सामने होंग की हरकतों की शिकायत करने की हिम्मत करेगा? बस, चीफ हॉल मास्टर, लुओ फैंग ने ईमानदारी से कहा, मैं गेद और बिच्छू से नहीं बल्कि अपने परिवार से डरता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा। अगर वे मार्शल आर्टिस्ट के परिवार पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। होंग का चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज भी एक पायदान ऊपर उठ गई। उनके द्वारा स्थापित वॉर गॉड पैलेस नियमों में कुछ निचली रेखाएं थीं जिन्हें पार करने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। उनमें से एक ये था कि मार्शल आर्टिस्ट के परिवार की हत्या करना एक बड़ा अपराध था। ये सुनकर लुओ फैंग को तुरंत राहत की लहर महसूस हुई। चीफ हॉल मास्टर होंग के इस कथन से उनकी आंतरिक चिंताएं पूरी तरह से गायब हो गईं। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होंग की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? यहाँ तक कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे और परिषद के सदस्य तो निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे। होंग के शब्दों को सुनहरा नियम कहा जा सकता है, जिन्हें चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। मेरा अनुमान है कि गेद लियाओ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर आपके जीवन या मृत्यु साहसिक कार्य के दौरान आपके खिलाफ कदम उठाने का यह अवसर लेगा। आप और वह दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। होंग ने लुओ फैंग की ओर देखा और कहा, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, मार्शल आर्टिस्ट मामलों में हस्तक्षेप करने में वह वास्तव में बहुत आलसी था। अगर गेद लियाओ ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में आने की हिम्मत करता है तो ये कहना मुश्किल है कि कौन मरेगा। लुओ फैंग की निगाहें दृढ़ थीं। उत्कृष्ट हॉट नेचर एक मार्शल आर्टिस्ट के विकास के लिए सबसे बड़ी सहायता है। हान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा का एक संकेत चमक रहा था। लेकिन फिर होंग के एक वाक्य ने लुओ फैंग को रोक दिया। गेद लियाओ एक बार ब्लैक गॉड सूट का एक सेट प्राप्त करते हुए एक प्राचीन सभ्यता के खंडहर से सफलतापूर्वक बाहर निकला। इस ब्लैक गॉड सूट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इच्छानुसार सुरक्षात्मक युद्ध कवच बना सकता है, यहाँ तक कि मुंह, नाक और किसी भी अन्य स्थिति सहित पूरे शरीर के 100% हिस्से को कवर कर सकता है। इसके अलावा एक बार जब ये 100% कवर हो जाता है तो उसके उड़ने वाले चाकू काले भगवान के सूट में प्रवेश नहीं कर सकते। लुओ फैंग गुप्त रूप से चौंक गया था। वह वास्तव में इस बारे में नहीं जानता था। वह तथाकथित ब्लैक गॉड सूट वास्तव में इच्छानुसार सुरक्षात्मक युद्ध कवच बना सकता है, यह अविश्वसनीय था। मुख्य हॉल मास्टर, मैं आश्वस्त हूँ। लुओ फैंग की आंखें दृढ़ थीं, उसे अपनी ताकत पर विश्वास था। बहुत अच्छा, तो जाओ। हान ने मुस्कुराहट प्रकट की। रुको, इस चीज को खेलने के लिए ले जाओ और याद रखो कि इसे कुछ खून चूसने दो। ली क्विंगक्सू ने अचानक अपनी आस्तीन लहराते हुए और लुओ फैंग की ओर एक काली आर्मगार्ड जैसी वस्तु उछालते हुए बोला। ये चीज उसके लिए कुछ हद तक उपयोगी हुआ करती थी, लेकिन दाव महल क्षेत्र में घुसने के बाद ये पहले से ही एक सफेद हाथी था। अभी भी खून चूस रहे हो? लुओ फैंग ने अभी अभी काले आर्मगार्ड को पकड़ा था और यह सुनते ही उसे लगभग बाहर फेंक दिया था। चूंकि उसने तुम्हें ये दिया है तो बस इसका उपयोग करो। अब तुम्हें सचमुच लियाओ से डर नहीं लगेगा। हान ने एक नजर में पहचान लिया कि यह क्या है, अपना सिर हिलाया और कहा। वह मूल रूप से इस मामले का उपयोग लुओ फैंग को गुस्सा दिलाने के लिए करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब कोई मौका नहीं है। हाँ, मुख्य हॉल मास्टर, धन्यवाद। परिषद सदस्य ली। लुओ फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने तुरंत उन दोनों को धन्यवाद दिया और कमरे से बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि आप उसे मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं, हॉन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हाँ और नहीं, मुझे बस उम्मीद है कि वह जल्दी से बढ़ सकता है, ली क्विंगक्सू ने उदासीनता से कहा। उसे स्वयं आकाशगंगा से बाहर निकलने में बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन वह लुओ फैंग के अवसर को छीनना भी नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल यह आशा कर सकता था कि लुओ फैंग तेजी से बढ़ेगा और बाबाटा पर अधिकार कर लेगा। चाय के कमरे से बाहर आने के बाद लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। यदि उसके पास काला देवता सूट नहीं होता तो वह सीधी लड़ाई में गेद लियाओ पर विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन ब्लैक गॉड सूट रखने वाले लियाओ वास्तव में लगभग अजय थे, उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। लेकिन अब यह अलग था। लुओ फैंग ने अपनी बांह पर काले कलाई गार्ड को देखा। तो क्या हुआ अगर लियाओ के पास काला गॉड सूट होता? अब उसके पास भी एक था। अध्याय -33 किरिशिमा संदेश, क्या आप इसे चाहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, धुंध द्वीप। लुओ फैंग ने एक और ताज़ा खून उगल दिया। उसकी आकृति तेजी से भूमिगत हो रही थी। उसके पीछे लगभग 20 सेंटीमीटर व्यास वाली एक काली बैंगनी बेल लगातार उसका पीछा कर रही थी। इस बेल की लंबाई एक नज़र में अनंत थी। केवल उनके अनुमान के अनुसार ये कम से कम 5 या 600 मीटर लंबा होना चाहिए था, जिसकी अज्ञात लंबाई भी दूर कोहरे में छिपी हुई थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की लंबी बेल की तरह थी। ये लंबी बेल तंबू की तरह सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थी और अभी भी तेजी से फैल रही थी। धिक्कार है, वह कौन सी चीज़ है? लुओ फैंग, जो तेजी से भाग रहा था, शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने काले रंग का गॉड सूट पहना हुआ था और यहाँ तक कि गिद्ध और 3 उच्च स्तरीय वॉगोड भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे। लेकिन इस अजीब लंबी बेल के उसके सामने से लहराने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर किसी भारी शक्ति का प्रहार हुआ हो।
यदि उसने बचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती और सीधा प्रहार किया होता तो उसे लगा कि काला गॉड सूट पहनने पर भी वह मर गया होता। सांस लुओ फेंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। तुरंत उसने अपनी संचार घड़ी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, एक फोन नंबर निकाला और उसे डायल किया। वह इस रहस्यमय द्वीप से घास और लकड़ी की अधिक भावना भी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे की लंबी बेल वास्तव में भयानक थी। वह उस चीज से निपट नहीं सका और वह द्वीप पर घास और लकड़ी की अन्य आत्माओं को भी इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा। बीप बीप, नमस्ते। कॉल कनेक्ट हुई और एक गहरी आवाज आई। हेलो, मैं एलिट ट्रेनिंग कैंप से लुओ फेंग हूँ। लुओ फेंग ने तुरंत उत्तर दिया। ये नंबर डोजो ऑफ लिमिट्स के लिए उनका आंतरिक संपर्क नंबर था। बड़े पुरस्कारों का अनुरोध करना या डोजो ऑफ लिमिट्स से संपर्क करना इस नंबर के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब उसे यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करनी थी और वह अभी भी नहीं जानता था कि घास और लकड़ी की 13 आत्माओं का उपयोग कैसे किया जाए जो उसने खुद पाई थी। क्या बात, गहरी आवाज ने पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ कि मिलेनियम विलो हॉर का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। लुओ फेंग ने पूछताछ की। एक लंबे विराम के बाद दूसरे छोर से आवाज ने उत्तर दिया। मिलेनियम विलो हॉर का बाहरी क्रिस्टलीय खोल अविश्वसनीय रूप से कठिन है, आंतरिक तरल सार है। उपयोग की विधि बाहरी क्रिस्टलीय खोल को छेदना है और फिर मौखिक रूप से आंतरिक तरल सार का उपभोग करना है। याद रखें, क्रिस्टलीय खोल को निगले नहीं। लुओ फेंग ने चुपचाप राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने पहले पूछा था। वॉर गॉड लेवल फोरम में पोस्ट में केवल मौखिक उपभोग का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका उपभोग कैसे करें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उसने मूर्खतापूर्वक पूरा क्रिस्टल निगल लिया होता तो यह विनाशकारी होता। उपभोग के दौरान ये बहुत आरामदायक होगा, कोई दर्दनाक लक्षण नहीं होगा। इस परिवर्तन प्रक्रिया की अवधि प्राप्त ताकत की मात्रा के आधार पर भिन्न होती है, गहरी आवाज ने धीरे से कहा। और कुछ? लुओ फेंग ने तुरंत रिपोर्ट दी। मैंने ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के एक रहस्यमय द्वीप पर बड़ी संख्या में घास और लकड़ी की आत्माओं की खोज की। अकेले मुझे घास और लकड़ी की 20 से अधिक आत्माएं मिली, लेकिन वहां कई 100 मीटर लंबी बेल है। यहाँ तक कि मेरे काले गॉड सूट के साथ भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओह, घास और लकड़ी की आत्माएं, कई 100 मीटर लंबी बेल। गहरी आवाज थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, फिर कहा, बहुत अच्छा। हमारे डोजो ऑफ लिमिट्स के आंतरिक वितरण नियमों के अनुसार यदि आप एक खजाने की खोज करते हैं और जानकारी की रिपोर्ट करते हैं, एक बार पुष्टि हो जाने पर आप डोजो द्वारा एकत्र की गई फसल का 10% प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मुझे मिस द्वीप के निर्देशांक बताएं। गहरी आवाज जारी रही। ओह, और कृपया कर्मियों के जल्दी आने की व्यवस्था करें, सर। लुओ फेंग ने जल्दी से आवाज लगाई। महोदय, गहरी आवाज शायद ही कभी 2 बार मुस्कुराती हो। क्लिक करें। कॉल समाप्त हो गई। ओह, लुओ फेंग ने गहरी सांस छोड़ी, उस लंबी बेल पर नजर डाली जो अभी भी उसका पीछा कर रही थी और मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर शाप देना चाहता था। उसने केवल घास और लकड़ी की 13 आत्माएं एकत्र की थी, तो यह चीज केवल उसका पीछा क्यों कर रही थी। अचानक लुओ फेंग ने सामने जमीन की ओर देखा जहां 4 परिचित आभाएं थीं। तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वॉर गॉड ट्रेनिंग कैंप के एक विला में उसने वास्तव में सिर पर कील ठोक दी। हान सोच समझकर बड़बड़ाया। परसों ली क्विंडिक्सू ने उनसे कहा कि लुओ फेंग उनके लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि किस तरह की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सौभाग्य का तात्पर्य घास और लकड़ी की उन आत्माओं से है। हालांकि कई 100 मीटर लंबी बेल जिसका विरोध एक काला देवता भी नहीं कर सका। क्या ये वह चीज हो सकती है? हॉन की आंखें चमक उठी। उसकी आकृति तुरंत कमरे से गायब हो गई। डिंग, हॉलमास्टर यहाँ मिलने आए हैं। घर में लगे इंटेलिजेंस सिस्टम ने एक यांत्रिक ध्वनि उत्सर्जित की। आवाज सुनकर ली क्विंडिक्सू ने अपनी खेती से आंखें खोली। ऐसा लगता है कि लुओ फेंग ने डोजो को सीमाओं के बारे में सूचित कर दिया है। ली क्विंडिक्सू ने मन ही मन सोचा, उठकर दरवाजा खोला जहां उसने हॉन को देखा। जैसा आपने कहा, लुओ फेंग वास्तव में अच्छी किस्मत लेकर आया। हान बोलते हुए सीधे मुद्दे पर आ गया, साथ ही कुछ हद तक अविश्वसनीय भी महसूस कर रहा था। ये ली क्विंडिक्सू वास्तव में पहले से जानता था कि लुओ फेंग क्या प्राप्त करेगा। हालांकि घास और लकड़ी की उन आत्माओं को उसका भाग्यशाली सितारा नहीं कहा जा सकता, ये वह लंबी लता थी। मैं बड़ी मात्रा में घास और लकड़ी की स्प्रिट लूंगा। क्या तुम्हें वह बादलों को सहलाने वाली बेल चाहिए? ली क्विंडिक्सू के होठों पर मुस्कान आ गई। ये वास्तव में बादलों को सहलाने वाली लता है। हॉन अंदर से चौंका, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, आप भी इसे ले सकते हैं। सर्वोच्च गुप्त कला ली क्विंडिक्सू ने उसे दी। साधना की इस अवधि के बाद उसे उस दाव आरेख की गहराई और स्पष्टता का एहसास हुआ। यह उस गुप्त कला से बहुत दूर थी जो सामान्य ताकतों के पास हो सकती थी। वह मूल रूप से सोच रहा था कि उसे क्या दिया जाए, और अब ऐसा हुआ कि क्लाउड कैरेसिन वाइन निश्चित रूप से ली क्विंडिक्सू को दी जा सकती है। चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं, मैं इसे द्वीप पर घास और लकड़ी की आत्माओं के साथ परिष्कृत और अवशोषित कर दूंगा। ये देखकर कि हान वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था, ली क्विंडिक्सू ने उसके अच्छे इरादों को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। ऐसा हुआ कि दाव महल क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद उसे बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। इस बादल को सहलाने वाली बेल को प्राप्त करने से इसकी खेती के लिए उसके संसाधन भी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ संसाधनों की भरपाई के लिए इसका उपभोग करना बेहतर होगा। परिष्कृत करें और अवशोषित करें। नहीं, आप इसे क्यों खाएंगे? ये ब्रह्मांड में भी एक खजाना है। ये सुनकर हॉन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, जैसे कि वह ली क्विंडिक्सू को एक बेवकूफ की नजर से देख रहा हो। बादलों को सहलाने वाली बेल अमूल्य थी। विशाल ब्रह्मांड में बादलों को सहलाने वाली बेल की उद्धृत कीमत अविश्वसनीय थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास ब्रह्मांडीय ज्ञान की कुछ विरासत थी, जिससे वह बादलों को सहलाने वाली बेल का मूल्य जानता था। और अब ली क्विंडिक्सू ने वास्तव में कहा कि वह इसे खाना चाहता है। यह मेरे लिए कोई खजाना नहीं है। चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं इसे घास और लकड़ी की भावना की तरह खाऊंगा। मैं पहले आपके फाइटर जेट में जाऊंगा। ये कहते हुए ली क्विंडिक्सू ने विला के बाहर हेलीपैड की ओर कदम बढ़ाया। रुको, बादल को सहलाने वाली बेल मत खाओ, मुझे ये चाहिए। मौलिक ज्ञान लड़ाकू जेट एक उग्रलाल उल्का की तरह आकाश में घूमता हुआ क्षितिज में गायब हो गया। धुंध द्वीप के ऊपर लुओ फेंग अपनी ढाल पर खड़ा था। हवा में 200 मीटर मंडरा रहा था और नीचे पूरे धुंध द्वीप को देख रहा था। जमीन पर लगभग 1000 मीटर लंबी 2 लताएं बेतहाशा लहरा रही थीं। अगर कोई बारीकी से देखे तो उसे लंबी लताओं से आगे पीछे टकराती हुई एक काली मानवीय आकृति दिखाई देगी। टस्क टस्क, बेचारा गेंद। गिद्ध को लंबी लताओं के साथ खिलवाड़ करते हुए देखकर लुओ फेंग को संतुष्टि की अनुभूति हुई। अचानक आकाश के किनारे से उल्कापिंड की तरह प्रकाश की एक उग्रलाल धारा तेजी से उड़ी। प्रकाश की उग्रलाल धारा लुओ फेंग के सामने रुक गई। ये भूरे गुंदराले बालों वाला एक सफेद आदमी था जिसने लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी। ये श्वेत व्यक्ति मध्य हवा में मंडरा रहा था। आसपास का स्थान सूक्ष्म रूप से विकृत प्रतीत हो रहा था और उसके शरीर से ज्वाला की किरणें निकल रही थीं। ये युद्ध के देवता से परे एक अस्तित्व है और यह मेरी डोजो ऑफ लिमिट से नहीं लगता है। लुओ फेंग गुप्त रूप से चिंतित था, बस भागने ही वाला था। अगले ही पल बूम, हवा में अचानक कंपन हुआ और प्रकाश की एक लाल धारा लगभग तुरंत उन दोनों के ऊपर रुक गई। फूश, केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। 2 आकृतियां, एक काली और एक सफेद, बाहर निकली और मध्य हवा में मंडराने लगी।
मुख्य हॉल मास्टर काउंसिल सदस्य ली लुओ फैंग के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। अध्याय -34 पौधों के सार का परिष्कार। ठीक है लुओ फैंग, हम इसे यहाँ से ले लेंगे। ली क्विंडिक्सू और होन दोनों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है लुओ फैंग आज्ञाकारी रूप से उनके करीब चले गए। यहाँ चीफ हॉल मास्टर होन के साथ उन्हें अचानक प्रकट हुए उत्कृष्ट व गॉड लेवल पावर हाउस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। प्रणाम प्रथम वक्ता। श्वेत व्यक्ति आदरपूर्वक होन की ओर थोड़ा झुका। हम काउंसिल मेंबर फाल इस मिस्ट आइलैंड पर घास और लकड़ी की सभी आत्माएं मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स की हैं। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? होन ने ठंडे स्वर में बोलते हुए श्वेत व्यक्ति की ओर देखा। काउंसिल सदस्य फाल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उन्होंने तुरंत कहा, प्रथम अध्यक्ष, हमने सबसे पहले इस मिस्ट द्वीप की खोज की। वह अभी आया था और खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। हम्फ। ली क्विंडिक्सू ने काउंसिल सदस्य फाल की ओर देखा, फिर ठंडी हंसी निकाली। तुरंत काउंसिल सदस्य फाल, जो बोलने ही वाले थे, लड़खड़ा गए और लगभग आसमान से गिर पड़े। उसकी लपटें तुरंत शांत हो गईं और वह क्षत विक्षत दिखने लगा। आप पफट। परिषद सदस्य फाल ने ताज़ा खून का एक और खांस लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में भय के साथ ली क्विंडिक्सू की ओर देखा। लुओ फैंग, उसे बताओ कि इसे सबसे पहले किसने खोजा था? ली क्विंडिक्सू ने शांति से कहा। यदि वह लुओ फैंग के लिए अवसर नहीं छोड़ना चाहता तो वह बहुत पहले ही इस धुंध द्वीप पर आ गया होता और इसे साफ लूट लिया होता। ये व्यक्ति अभी भी यहाँ बातचीत कैसे कर सकता है? मैंने इसे सबसे पहले खोजा। लुओ फैंग अपने सदमे से उबर गया और तुरंत कहा, आप नीचे केटलिन और गिद को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं। वह वास्तव में इस धुंध द्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और फिर उन्होंने उस गिद को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपनी संचार घड़ी चालू कर दी। यदि गिद न आता तो वह उन खजानों को पहचान न पाता। आपको लगता है कि सुना? ली क्विंडिक्सू ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि शांतिपूर्ण थी, फिर भी इसमें एक अंतर्निहित अधिकार था। समझा। काउंसिल सदस्य फाल ने अपना सिर नीचे कर लिया। दांत पीस लिए उनकी आवाज कर्कश हो गई। इस समय उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और यद्यपि वह जाना चाहता था फिर भी उसने हिम्मत नहीं की, केवल किनारे पर खड़ा रहा। वह ठंडी खर्राटे अभी वज्रपात की तरह थी जो अचानक उसके दिमाग में फूट रही थी। उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा छीन ली गई हो और उसका जीवन और मृत्यु अब उसकी अपनी नहीं रही। तो परिषद सदस्य ली इतने मजबूत हैं? लुओ फैंग का दिल विस्मय से भर गया। सफेद कपड़े पहने काउंसिल सदस्य ली दयालु लग रहे थे, फिर भी उनके कार्य इतने निर्णायक थे। एक ठंडी खर्राटे ने काउंसिल सदस्य फाल को, जो काउंसिल सदस्य भी है, खून थूकने पर मजबूर कर दिया। फिर एक वक्ता के रूप में चीफ हॉल मास्टर होन को कितना मजबूत होना चाहिए? मैं अपनी चाल चलूंगा, ली क्विंडिक्सू ने होन से कहा। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कहानी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों की इस यूनिवर्स में खो जाइए। धन्यवाद।